ओके सो देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कवर किया था डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। ओके, और अगर किसी को लग रहा होगा कि ये दोनों कहाँ गई, तो ये दोनों मैंने स्किप नहीं करी है। ये दोनों मैं एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा। अभी मेरा यूनिट 4 पे जंप करने का मोटिव ये है कि इन दोनों यूनिट के लिए तुमको, ये दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है डीबीएमएस पे। तो अगर किसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी नहीं आता है तो उसके लिए ये दोनों यूनिट समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, और जो यूनिट 4 है वो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। इसमें सारी चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल है और इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मैं पहले यूनिट 4 पे मूव कर रहा हूँ। और यूनिट 3 का ये पार्ट मेरे को इसलिए कराना पड़ा क्योंकि वो यूनिट 2 के लास्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन था। ठीक है, तो अभी इस वीडियो से हम पहले यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 4, 5 एंड 6 ये कंप्लीट करके मैं फिर से मूव ऑन करूँगा इस पे। ठीक है, वेल एंड गुड। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। एंड यूनिट 4 भी हमारी दो पार्ट में कवर होगी एक्चुअली। तो फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो में हम देखेंगे रिलायबिलिटी इश्यूज इन डीटीबीएमएस, टाइप्स ऑफ फेलियर, रिलायबिलिटी टेक्निक्स, और कमिट प्रोटोकॉल में हमारे पास तीन प्रोटोकॉल है। और उसका जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है टू फेस कमिट 2PC, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और उसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, इतना ओवरव्यू अभी के लिए ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस से। एंड यस, इन फ्रंट ऑफ यू इज यूनिट 4, रिलायबिलिटी, फेलियर्स, कमिट एंड रिकवरी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो लास्ट तीन पेपर का पीवाईक्यू एनालिसिस तुम इधर देख सकते हो। 2023 में ये 17 मार्क्स का था, 2024 में 21 मार्क्स, और 2025 में अगेन 25 मार्क्स। तो ऑन एवरेज 21 मार्क्स की यूनिट आ रही है और ये सेकंड हैवीएस्ट यूनिट है आफ्टर यूनिट 2। और यूनिट 2 से ये बहुत आसान भी है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, थ्योरिटिकल चीज़ें हैं। तुम ये अगर लेक्चर पूरा देख लोगे तो आई एम श्योर तुम ये पूरी यूनिट समझ जाओगे। ठीक है, चलो अगर हम इसमें देखें 2023 में टेक्निक्स फॉर रिकवरी मैनेजमेंट, हु इंश्योर्स करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रेजेंस ऑफ फेलियर एंड प्रोसेस, ये देखो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं पहले एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, आज की इस यूनिट में, इस फर्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं रिलायबिलिटी। पहले हम रिलायबिलिटी की एक थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम थोड़ा सा दो चीज़ें और देखेंगे, दो कंसेप्ट, एक है अवेलेबिलिटी और एक है करेक्टनेस। और वो रिलायबिलिटी से कैसे मैच होती है, कैसे उनको वो कोऑर्डिनेट होता है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ फेलियर्स। ठीक है, 5 तरीके के हमारे पास फेलियर है, फिर हम वो देखेंगे। उसके बाद हम वापस रिलायबिलिटी पे आएंगे और हम देखेंगे 5 रिलायबिलिटी टेक्निक्स। ठीक है, और इसकी जो फिफ्थ टेक्निक है, उसी फिफ्थ टेक्निक से ये पूरा क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, इन द नेम ऑफ प्रोसेस पेयर। तो ये प्रोसेस पेयर जो है ये रिलायबिलिटी मैनेजमेंट टेक्निक का फिफ्थ टेक्निक है। ठीक है, और फिर हम फेलियर टाइप, 5 टाइप ऑफ फेलियर हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास कमिट आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई कमिट प्रोटोकॉल्स आर नेसेसरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद कहीं पे, ये देखो वाई कमिट प्रोटोकॉल्स आर नेसेसरी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। फिर हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है 2PC। इस पूरी यूनिट का सबसे मेन टॉपिक एक्चुअली यही है। और अगर तुम 2024 का देखो, वाई 2PC यूज्ड, डिस्कस 2PC, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, कमिट प्रोटोकॉल। 2025 में अगर तुम देखोगे तो 2PC, 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 2PC। ठीक है, तो मतलब 2PC एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हमें बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझना है। तो इसलिए इस वीडियो में हम पहले जल्दी से ये कवर करेंगे सारी चीज़ें और फिर बहुत अच्छे से समझेंगे टू फेज कमिट प्रोटोकॉल, और जिसको हम बोलते हैं 2PC। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा टू फेज कमिट प्रोटोकॉल, टाइप ऑफ फेलियर और रिकवरी टेक्निक। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले है रिलायबिलिटी इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। और सबसे पहले है डेफिनेशन रिलायबिलिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है, दो टर्म हमारे पास है। सबसे पहली है रिलायबिलिटी और सेकंड है अवेलेबिलिटी। और इन दोनों टर्म्स में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है, इसीलिए एक बार इसको अच्छे से डेफिनेशन देखो। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है
वो एक गिवन टाइम फ्रेम में बिना फेलियर के ऑपरेट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, रिलायबिलिटी कुछ नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा गिवन सिस्टम है जो हमारे पास, वो एक टाइम फ्रेम के लिए विदाउट फेलियर ऑपरेट करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी एक वो है प्रोबेबिलिटी, तो इसकी जो वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी ऑफ कोर्स। कोई रिलायबिलिटी ये मत लिख के आना कि 1.5 हो सकती है, वरना तो 6 सेमेस्टर चल रहा है, तुम देख लो। और हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है कि हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है विदाउट एनी डाउन टाइम। ठीक है, ये हमारा कि हमारा सिस्टम कितना हमारे पास अवेलेबल है कितने टाइम के लिए। तो रिलायबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी है और अवेलेबिलिटी टाइम है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम बेसिकली। ठीक है, और अगर मैं इसको एक एग्जांपल से सिखाना चाहूँ कि अगर मैं एक अच्छा एग्जांपल सोचने दूँ ऊपर को, हाँ, जैसे एक एग्जांपल लो कार का। ठीक है, तुम्हारे पास एक कार है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कार की अवेलेबिलिटी की, तो क्या उस कार को, अगर तुमको मान लो अभी दिल्ली से मुंबई जाना है, तो क्या वो कार अभी तुम्हारे पास अवेलेबल है कि तुम उस कार को लेकर अभी निकल जाओ। अगर अवेलेबल है तो हम बोलेंगे कि कार अवेलेबल है, और अगर वो गैरेज में है या सर्विसिंग के लिए गई है तो हम बोलेंगे कि कार अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात हमारे पास आती है रिलायबिलिटी की, कि क्या तुम्हारी या जो कार है या तुम्हारी जो कार है, क्या वो इतनी रिलायबल है कि वो तुमको दिल्ली से मुंबई तुम उसको लेकर ट्रैवल कर सको, जो पूरा 1500 किलोमीटर का एक सफ़र है। क्या तुम वो अपनी कार में कवर कर सकते हो? क्या तुम्हारी कार इतनी रिलायबल है? रिलायबल का मतलब है कि तुम्हारी कार दिल्ली से चलेगी और मुंबई पहुंचेगी विदाउट एनी ब्रेकडाउन, यानी उसका कोई पार्ट खराब नहीं होगा, यानी उसमें कोई फेलियर अकर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारी कार बिना खराब हुए दिल्ली से मुंबई पहुंच सकती है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो रिलायबल है। दिल्ली से मुंबई ये जो टाइम फ्रेम जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 0 से 1500 किलोमीटर में, उसमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0। ठीक है, उसमें कोई फेलियर हुआ ही नहीं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। और अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि कितने टाइम के लिए तुम्हारे पास कार अवेलेबल है। ठीक है, मान लो कार तुम्हारे पास अवेलेबल है 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते बाद उसको सर्विसिंग में जाना है और उसको सर्विस होने में लगेंगे 2 दिन। ठीक है, तो 1 हफ्ते के लिए कार तुम्हारे पास अवेलेबल है, पर अगले 2 दिनों के लिए वो तुम्हारे पास अवेलेबल फिर नहीं है उसके बाद। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी का ये छोटा सा फॉर्मूला तुमको एक दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एमटीबीएफ का मतलब है कि मेन टाइम बिटवीन फेलियर्स, कि फेलियर अकर होने के बीच में कितना टाइम लगता है, और एमटीटीआर का मतलब है कि मेन टाइम टू रिपेयर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे कार को सर्विस होने में लगेगा 2 दिन, और कार अभी तक तुम्हारे पास, मेन टाइम बिटवीन फेलियर में लिख देता हूँ कि तुम उसको हर एक महीने के बाद सर्विसिंग के लिए भेजते हो, एक महीना, मंथ। ठीक है, यानी कि हर एक 30 डेज, तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर क्या हो गया? 30 डेज। ठीक है, यानी हर 30 डेज के बाद वो, मतलब उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर डिनोमिनेटर में भी 30 आ जाएगा, प्लस में, क्या है? मेन टाइम टू रिपेयर, उसको सर्विस होने में कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका? हाँ, अवेलेबिलिटी का। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 / 32। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारे कार की अवेलेबिलिटी। समझ गए? तो इतना सा हमारा कंसेप्ट था अवेलेबिलिटी का और रिलायबिलिटी का। याद रखना कि रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये एक वैसे ही एग्जांपल दिया हुआ है इंट्यूशन के लिए। इसको वैसे मैं रीड कर लेता हूँ। एक सिस्टम जो क्रैश हो जाता है हर 5 मिनट में 2 सेकंड के लिए, उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो हर 5 मिनट में क्रैश हो जा रहा है। मतलब एक ऐसी कार है जो हर 5 घंटे के बाद जिसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो बहुत कम रिलायबल है। पर अगर वो मान लो 2 मिनट में ठीक हो जा रही है, उसको हर 5 घंटे में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है, पर उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सर्विस करने में सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई अवेलेबिलिटी है, पर उसकी रिलायबिलिटी कम है। ठीक है, आई होप यू गेट दैट। फिर सेकंड हमारे पास आता है कि 2010 में एक पीवाईक्यू आया था, और उसमें स्टेटमेंट पे कमेंट करने के लिए बोला गया था। स्टेटमेंट हमारे पास है कि हाई रिलायबिलिटी डज नॉट इंश्योर करेक्टनेस। ठीक है, और इसका मैंने एक एग्जांपल सोचा है कैलकुलेटर का। ठीक है, देखो, रिलायबिलिटी और करेक्टनेस जो है ना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। रिलायबिलिटी का बस इतना सा मतलब है कि जो सिस्टम है वो काम करना चाहिए। अब काम सही करे या गलत करे उसका ठेका रिलायबिलिटी ने थोड़ी ले रखा है। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर है, तुमने कैलकुलेटर में डाला 5 + 6। ठीक है, अब अगर मान लो तुम्हारा कैलकुलेटर इसका आंसर दे रहा है 5। ठीक है, मान लो उसने 5 + 6 का आंसर 5 ही दे दिया।
तो आंसर तो दे रहा है ना। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा कैलकुलेटर है वो काम करना चाहिए। अब आंसर सही दे या नहीं दे वो रिलायबिलिटी नहीं देखता। रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारा कैलकुलेटर अगर काम कर रहा है विदाउट मतलब ग्लिच हुए, ये थोड़ी है उसकी बैटरी खत्म हो गई मान लो, ठीक है, तो अगर वो काम कर रहा है तो वो रिलायबल है। ठीक है, अब आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा वो करेक्टनेस के ऊपर है। ठीक है, रिलायबिलिटी उस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा। समझ गए? तो अगर तुम एग्जाम्पल समझ गए तो तुम ये समझ जाओगे कि हाई रिलायबिलिटी डज नॉट इंश्योर करेक्टनेस। हाँ, अगर कोई कैलकुलेटर बना रहा है तो उसको करेक्टनेस और रिलायबिलिटी दोनों इंडिपेंडेंटली वो करनी पड़ती है, इनकॉर्पोरेट या डेवलप। तो उसको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने की ज़रूरत है जो रिलायबल भी हो और करेक्टनेस भी हो। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई चीज़ करेक्ट है तो वो रिलायबल है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ अगर रिलायबल है तो वो करेक्ट होगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है। और थर्ड चीज़ हमारे पास है, ये भी एक पीवाईक्यू था 2023 का, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ फेलियर। कि अगर फेलियर अगर हो रहा है तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है करेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसका प्राइमरी आंसर तुम्हारा होना चाहिए रिकवरी मैनेजर, RM। ठीक है, अगर कोई भी फेलियर होता है तो उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है करेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, वो है रिकवरी मैनेजर। वन वर्ड में अगर तुम लिखना चाहो तो ये लिखोगे। अगर तुम चाहो तो इसके साथ तुम ऐड करके प्लस में लिख सकते हो ट्रांजैक्शन मैनेजर, वो भी सही है, वो गलत नहीं होगा। पर इसका प्राइमरी आंसर होना चाहिए रिकवरी मैनेजर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ फेलियर। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास 5 तरीके के फेलियर होते हैं। ठीक है, 5 failure types are usually distinguished, always list all 5 in the exam। ठीक है, तो 5 नंबर में क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, तो इनको याद रखना। तो सबसे पहला फेलियर हमारे पास है ट्रांजैक्शन फेलियर। ठीक है, अब मान लो कोई कोड तुम रन कर रहे हो और उस कोड में एक लाइन आती है डिवाइड बाई जीरो। ठीक है, अगर ऐसे कोई लाइन तुम्हारे पास आ रही है, या तुम्हारे पास कोई ऐसी कमांड आई कि एक ऐसी क्वेरी लिखो जिसमें डिपार्टमेंट 12 होना चाहिए पर डिपार्टमेंट 12 नहीं होना चाहिए। समझ लो मतलब, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बोल रही है कि ग्रेटर देन 12 वैल्यू इंसर्ट करो, कौन से कॉलम में, जिसमें सिर्फ 10 तक की वैल्यूज अलाउड है। ठीक है, मान लो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, या फिर डिवाइड बाई जीरो, जो ऐसी स्टेटमेंट है, या फिर मान लो डेडलॉक हुआ था तो वो डेडलॉक विक्टिम सिलेक्शन हो गई कि उस पूरी ट्रांजेक्शन को हमको अवॉइड करना पड़ा ताकि हमारा सिस्टम रन कर सके। तो जो ऐसे फेलियर होते हैं हम उनको रखते हैं कौन सी कैटेगरी में, ट्रांजेक्शन फेलियर में। ठीक है, अगर डेडलॉक वाला अगर तुमने ओएस पढ़ा है पिछले सेमेस्टर तो डेडलॉक तुम समझ गए होगे क्या होता है। और डेडलॉक को ठीक करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन डेडलॉक में इन्वॉल्व है उन सबको अबॉर्ट कर दो, उसको हम बोलते हैं डेडलॉक विक्टिम सिलेक्शन। पर अगर तुमको डेडलॉक नहीं, और एक ये भी है यूजर कैंसिलेशन। हो सकता है कि तुम यूपीआई पेमेंट करने जा रहे थे पर तुमने जो अमाउंट है वो गलत एंटर कर दिया, तो तुमने वो पूरी ट्रांजैक्शन ही कैंसिल कर दी। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। तो ये सारे फेलियर जो है वो किसके अंदर आते हैं, ट्रांजैक्शन फेलियर के अंदर। ठीक है, और इसकी रिकवरी क्या है? इसकी रिकवरी सिंपल सी है कि जो ट्रांजैक्शन है हम उसको अंडू कर देते हैं यूजिंग द बिफोर इमेजेस इन द लॉग, लोकल टू वन साइड एंड चीप। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, अगर ये कुछ भी हो रहा है तो सिंपल उसको अंडू कर दो और वो ठीक हो जाएगा। ओके, सेकंड हमारे पास आता है साइट फेलियर। अब मान लो तुम्हारे पास एक साइट थी, ठीक है, साइट पे तुम्हारा हार्डवेयर रखा हुआ है, तो साइट पे तुम्हारी मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रही है। और मान लो इंडिया में रहते हो, गर्मी का मौसम है, चली गई बिजली, जाती रहती है। मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रही थी तो बिजली जाती ही तुम्हारे जो पूरा मशीन था वो क्रैश हो गई, मतलब मशीन बंद हो गई ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको बिजली चाहिए, बिजली चली गई। तो ऐसी जो चीज़ें हैं कि पावर लॉस, ओएस क्रैश, हार्डवेयर फेलियर, ये जितनी भी इश्यूज आते हैं ये आते हैं साइट फेलियर में या फिर सिस्टम फेलियर के अंदर। ठीक है, ठीक है। इसके रिकवरी मेथड क्या है हमारे पास? इसका रिकवरी मेथड हमारे पास है वार्म रीस्टार्ट। ठीक है, वार्म रीस्टार्ट ये मत समझना गर्म रीस्टार्ट वगैरह कुछ, ठीक है, उसका नाम है वार्म रीस्टार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो लॉग फाइल हमारे पास होती है उसको रीड करके जितने भी एक्शन होते हैं हम उसको या तो रीडो करेंगे अगर ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेसफुल हुई है, या फिर हम जो एक्शन है उसको अंडू करेंगे अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारी अबॉर्ट हुई है तो। ठीक है, थर्ड फेलियर हमारे पास आता है मीडिया फेलियर। अब देखो, ऊपर क्या था, सिस्टम फेलियर। ठीक है, कि डेटा हमारे पास ठीक ठाक है, बस लाइट ही चली गई थी तो सिस्टम ही डाउन हो गया था। अब मीडिया फेलियर में हम क्या बोले कि सिस्टम तो है, लाइट भी है, सब है, पर इसके अंदर जो डेटा था वही करप्ट हो गया। अगर तुमने कभी वो यूज करे पेन ड्राइव,
तो पेन ड्राइव में तुमने बहुत बार देखा होगा कि डेटा ही करप्ट हो जाता है, ठीक है। द डिस्क इटसेल्फ इज करप्टेड या फिर डिस्क डैमेज हो गई, ठीक है। तो उन सबको हम रखते हैं किसमें, मीडिया या फिर डिस्क फेलियर में, ठीक है। और इसकी रिकवरी होती है कोल्ड रीस्टार्ट, हाँ ठंडा रीस्टार्ट करो, ठीक है। रिस्टोर द लास्ट डेटाबेस बैकअप फ्रॉम टेप या फिर क्लाउड और देन लीडो एवरी रिकॉर्ड सिंस द डंप। ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी की पूरी मीडिया ही डैमेज हुई है और तो तुमको बेसिकली उसका एक पूरा नया से पूरा रेप्लिकेट करना पड़ेगा डेटा, तो इसमें तुम्हारे पास टाइम लग सकता है, ठीक है। और अगर मैं कोई 1 मार्क का क्वेश्चन सेट करना चाहूँ यहाँ से, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि वार्म रीस्टार्ट जो है वो कौन से फेलियर में यूज होता है, या फिर अगर तुम्हारा साइट फेलियर हुआ है तो उसका रिकवरी क्या होगा। तो याद रखना कि वार्म रीस्टार्ट हम कब करते हैं, जब सिस्टम फेल होता है, और कोल्ड रीस्टार्ट हम जब कब करते हैं, जब डिस्क फेल होती है, ठीक है। 1 नंबर के लिए इतना याद रखना। और फोर्थ हमारे पास है कम्युनिकेशन फेलियर। अब देखो कम्युनिकेशन फेलियर जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। मान लो कि तुम्हारा डेटा है या कोई पैकेट है, मैसेज है, वो तुम साइट ए से साइट बी पे भेज रहे थे वाया कंप्यूटर नेटवर्क। अब मान लो कि वो बीच में पैकेट जा रहा था जा रहा था जा रहा था, फिर वो खो गया, ठीक है। या तो पैकेट ही लॉस हो गया, ठीक है, या फिर ये जो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क था वो ही डाउन हो गया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में। या तो मैसेज लॉस्ट हो गया, या डुप्लीकेटेड था, या डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर, उसको बी पे जाना था वो सी पे पहुंच गया, या हमारे पास लिंक ही डाउन हो गई, या फिर टाइम आउट था, हमने टाइम लगा रखा था कि 10 सेकंड में नहीं पहुंचा तो डिस्कार्ड कर देना, बीच में ट्रैफिक ज़्यादा था वो डिस्कार्ड हो गया। तो बहुत सारी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी हमारे पास फेलियर होंगे रिलेटेड कम्युनिकेशन, वो हमारा इधर आ जाता है, ठीक है। और इसकी रिकवरी क्या है, इसकी रिकवरी वही है कि अगर हमारा जो पैकेट है मैसेज लॉस्ट हो गया तो उसको वापस भेजो। और ये हैंडल कौन करता है, ये टीसीपी जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की लेयर है, ओएसआई की लेयर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो इसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। और लास्ट टाइप ऑफ फेलियर हमारे पास आता है नेटवर्क पार्टीशन। और सबसे भयानक फेलियर यही है, ठीक है। मतलब ये तो भाई साहब दिमाग उड़ा देगा। अब ठीक है, ऐसा समझो, मान लो हमारे पास ये मैं सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। इसको सिस्टम समझना, ये लैपटॉप है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लो हमारे पास 6 सिस्टम है और ये सारे आपस में रिलेटेड है, ये मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है आपस में, ऐसा समझ लो, ठीक है। एक ऐसा सा सिस्टम है, ये आपस में पूरा कम्युनिकेट कर रहा है। मान लो कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा फेलियर अगर हुआ कि ये जो लिंक थी, ये वाली लिंक और ये वाली लिंक टूट गई, ठीक है। तो इसका तुम इम्पैक्ट देखना क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये जो सिस्टम था और ये जो सिस्टम था, ठीक है, ये दोनों सिस्टम आइसोलेट हो गए। पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन था, जो कनेक्शन अब टूट चुका है, ठीक है। ये कनेक्शन पहले एग्जिस्ट करता था, पर मान लो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो एक हमारे पास जो एक पूरा कंप्यूटर नेटवर्क था वो दो, या हो सकता है दो से ज़्यादा आगे भी हो, ठीक है। तो वो दो या उससे ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर मतलब विदाउट, मतलब विद इन हम बोलते हैं इंट्रा, तो यहाँ पर इंट्रा कम्युनिकेशन हो सकती है, पर इंटर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और ये डेंजरस इसलिए क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इस सिस्टम को लगे कि ये पूरा डेड हो गया है, तो इसको लग रहा होगा कि अब मैं ही बॉस हूँ, और इसको भी लग रहा होगा कि अब मैं ही बॉस हूँ, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कोई डेटा अपडेट हुआ, इसने ए को 100 से 200 कर दिया, और इसने ए को 100 से 300 कर दिया। मान लो ये डेटा अपडेट करे जा रहे हैं पर इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो अगर कभी भी नेटवर्क पार्टीशन अगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। अगर तुम एक बार डेफिनेशन पढ़ना चाहो, मैं फिर से ब्लू कलर पे ही आ जाता हूँ। तो डेफिनेशन हमारे पास यही है कि एक सबसेट ऑफ लिंक फेल साइमल्टेनियसली, एक साथ फेल हो जाती है लिंक, स्प्लिटिंग द नेटवर्क इनटू 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ साइट दैट कैन ईच टॉक इंटरनली। इंटरनली इंट्रा कम्युनिकेशन हो सकता है, बट नॉट विद द अदर ग्रुप, इनके आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस फेलियर है। जैसे 1 नंबर में अगर कोई पूछ ले कि कौन सा फेलियर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, तो बिना सोचे तुमको लिख के आने नेटवर्क पे, ठीक है, नेटवर्क पार्टीशन। बिकॉज बोथ हाफ्स ऑफ द नेटवर्क में कंटिन्यू एक्सेप्टिंग ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली। इसको भी लगता है कि यही बॉस है और इसको भी लगता है कि यही बॉस है, तो दोनों आपस में दोनों काम करे जा रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है। तो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी नेटवर्क पार्टीशन की वजह से हो सकती है, ठीक है। इसकी रिकवरी हमारे पास क्या है, ये एक फंडामेंटल लिमिटेशन है
बाय द कैप थ्योरम। ठीक है, ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। 2000 में एक ब्रीवर नाम के बंदे ने ये कैप थ्योरम बताई थी, और 2002 में दो लोगों ने मिलकर इसको प्रूव किया था। ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज इंक्लूड कोरम बेस्ड प्रोटोकॉल, कमिट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्राइमरी साइट डेजिग्नेशन, और एक्सेप्टिंग इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अभी के लिए कुछ टाइम के लिए वो इनकंसिस्टेंट है, पर हो सकता है कुछ टाइम बाद वो कंसिस्टेंट हो जाए। अब कितने टाइम के बाद वो कोई नहीं बता सकता, जब तक कि लिंक फिर से नहीं होगी सक्सेसफुली कमीशन, तब तक वो इनकंसिस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं कैप थ्योरम। ठीक है, देखो कैप के सी का मतलब है कंसिस्टेंट, ए का मतलब है अवेलेबल, और पी का मतलब है ये पार्टीशनल टॉलरेंस। ठीक है, देखो सी का मतलब है कंसिस्टेंस, ए का मतलब है अवेलेबिलिटी, और पी का मतलब है पार्टीशन टॉलरेंस। और पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब है कि अगर नेटवर्क पार्टीशन हो भी जाता है तब भी हमारा सिस्टम सही से काम करे, इसको हम बोलते हैं पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब तुम जानते ही हो कि डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास डेटा की कॉपीज है तो हर एक कॉपी में सेम डेटा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और अवेलेबिलिटी तो हमने इसी वीडियो में पढ़ी है, कार वाला एग्जांपल याद करो। ठीक है, कार तुम्हारे पास है गैराज में या सर्विसिंग के लिए नहीं है, तो कार अवेलेबल है। ठीक है ना, मतलब सिस्टम अप है, सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है। तो कैप का तुम तीनों समझ गए, कंसिस्टेंसी, एल्गोरिथम और पार्टीशन टॉलरेंस। तो ये कैप थ्योरम क्या बोलती है कि अगर तुम कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर को डिजाइन कर रहे हो, तो वो एक ही साथ इन तीनों को गारंटी कभी कर ही नहीं सकता। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर की एक फंडामेंटल लिमिटेशन है कि तुम कभी भी एक साथ इन तीनों को, कोई ऐसा सिस्टम तुम डिजाइन कर ही नहीं सकते जो एक साथ इन तीनों को गारंटी कर दे। मतलब तुम कोई डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर जो कंसिस्टेंट, अवेलेबल और नेटवर्किंग पार्टीशन टॉलरेंस एक सिस्टम तुम डिजाइन कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, और ये 2002 में प्रूफ हो चुका है। ठीक है, समझ गए, बस इतनी सी थ्योरम है। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अगर तुम देखो कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सिंपल सी बात है कि ये तीन नहीं हो सकता, तुमको इन तीन में से किसी एक को सेक्रीफाइस करके किसी दो को चुनना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पी को सिलेक्ट करता है, जो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम पार्टीशन टॉलरेंस तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते ना। अगर पार्टीशन टॉलरेंस मैंने तुमको अभी समझाया कि नेटवर्क पार्टीशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको सेक्रीफाइस करना ऐसा है कि मतलब तुम्हारा सिस्टम यूज करने लायक ही नहीं है। तो अगर तुमने पी को ही सेक्रीफाइस कर दिया तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टोर बना रहे हो तो तुमको पी को तो लेना पड़ेगा ही। तो दो ले सकते थे, पी को तुमने ले लिया, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। या तो तुम एक को सी को लोगे और बनाओगे सीपी सिस्टम, या फिर ए को लोगे और बनाओगे एपी सिस्टम। ठीक है, सीपी सिस्टम का मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट होगा और वो पार्टीशन टॉलरेंस होगा। कंसिस्टेंट का मतलब अगेन मैं बता चुका हूँ कि सारे रेप्लिकास को सेम डेटा दिखेगा। अब ये इसने सेक्रीफाइस करा है अवेलेबिलिटी को, मतलब ये जो सिस्टम है ये हो सकता है कि ज़्यादा अवेलेबल ना हो, इसकी अवेलेबिलिटी हाई ना हो, पर यहाँ पे तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे डेटा तुम्हें हमेशा कंसिस्टेंट दिखेगा। ठीक है, दूसरा सिस्टम तुम बना सकते हो एपी सिस्टम, इसने सेक्रीफाइस करा है कंसिस्टेंस को। ठीक है, मतलब ये बहुत हाईली अवेलेबल रहेगा, पर हो सकता है कि डेटा तुम्हें हमेशा कंसिस्टेंट ना दिखे। ओके, अगर मैं तुम्हें कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना चाहूँ तो तुम याद रख सकते हो कि जो गूगल स्पैनर है वो एक सीपी सिस्टम है, और अमेजॉन डायनामो डीबी जो है वो बाय डिफॉल्ट एक एपी सिस्टम है। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल के लिए अगर तुम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आई होप कि कैप थ्योरम अभी तक तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेल एंड गुड। सो नाउ लेट अस स्टार्ट रिलायबिलिटी टेक्निक। रिलायबिलिटी टेक्निक मैंने ओवरव्यू देते हुए बताया था कि इसमें भी हमारे पास 5 टेक्निक है, और जो फिफ्थ टेक्निक है उससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो वो तो भाई वो तो देख लो एक बार। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं रिलायबिलिटी टेक्निक। हमारे पास 5 रिलायबिलिटी टेक्निक है। ठीक है, और सबसे पहली टेक्निक हमारे पास है रिडंडेंट। देखो रिलायबिलिटी मतलब क्या है, रिलायबिलिटी मतलब सिंपल सा है कि अगर तुम्हारा नेटवर्क फेल भी हो रहा है, ठीक है, तब भी तुम्हारा जो नेटवर्क है वो अवेलेबल होना चाहिए। समझ रहे हो, रिडंडेंसी का फॉर्म। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा सिस्टम 0 से टी टाइम के बीच में वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इसके बीच में कोई भी फेलियर अगर नहीं हो रहा है। और अगर तुमको यूनिट 1 याद है, यूनिट 1 का वन शॉट अगर तुमने देखा है,
तो हमने एक ट्रांसपेरेंसी पढ़ी थी, फेलियर ट्रांसपेरेंसी। तो फेलियर ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब था कि अगर तुम्हारा सिस्टम फेल हो भी रहा है तो यूजर को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि फेलियर ट्रांसपेरेंसी, एक तो याद, मैं फिर से दिला रहा हूँ, हार्डेस्ट ट्रांसपेरेंसी है तो इम्प्लीमेंट, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन सी ट्रांसपेरेंसी हार्डेस्ट होती है, फेलियर ट्रांसपेरेंसी। और फेलियर ट्रांसपेरेंसी अगर इम्प्लीमेंट तुमने करी हुई है तो यूजर को ऐसा कभी पता ही नहीं चलता कि सिस्टम फेल हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि सिस्टम स्लो हो गया है। ये हम ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो, हमें रिलायबिलिटी में क्या चाहिए कि सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर सिस्टम फेल नहीं होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, विदाउट फेलियर के चलने की। ओके, तो अभी हम देखते हैं रिलायबिलिटी टेक्निक, यानी सिस्टम को रिलायबल बनाने का सबसे पहला मेथड हमारे पास है रिडंडेंसी। ये सबसे सिंपल मेथड है कि इसमें तुम क्या करो, जो भी हार्डवेयर तुम यूज़ कर रहे हो तुम उस सब को डुप्लीकेट करके उसकी कॉपीज बना दो। यानी कि डुअल पावर सप्लाई, अगर तुम एक इन्वर्टर यूज़ कर रहे थे दो इन्वर्टर यूज़ करो। अगर तुम एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे थे दो हार्ड डिस्क यूज़ करो। अगर तुम्हारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क था दो कंप्यूटर नेटवर्क बनाओ। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फॉल्ट टॉलरेंस की, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो तुम्हें सॉफ्टवेयर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर लाइट चली गई नया इन्वर्टर ले आओ, वो भी खराब हो गया एक और इन्वर्टर ले आओ। समझ रहे हो, मतलब तुमने यहाँ पर हार्डवेयर ही डुप्लीकेट कर दिया कि अगर एक, मान लो एक, अगर तुम्हारे पास पूरा सिस्टम डाउन हो गया तो तुम दूसरे सिस्टम से यूज़ कर लोगे। इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। अब यहाँ पे एक बात तुम समझना कि अगर तुम हार्डवेयर को अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर तुम मल्टीपल हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो हम बोलते हैं रिडंडेंसी। और अगर तुम मल्टीपल डेटा, यानी कि डेटा की तुमने कॉपीज बना दी, तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसमें मान लो हमारे पास कि एक ही वो है, क्या, हार्डवेयर हमारे पास एक ही है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लो, हार्डवेयर वैसे भी हम रेप्लिकेट करते हैं कभी कभार, पर हमारे पास मान लो कि हार्डवेयर एक ही है। ठीक है, सिंगल हार्डवेयर है, पर हमारे पास डेटा की कॉपीज दो है। एक हमारे पास इसी सर्वर पे है और एक हमारे पास दूसरे सर्वर पे है, मान लो सी सर्वर पे। ठीक है, तो हमारे पास सेम डेटा की कॉपी दो जगह है। अगर यहाँ से फेल हो जाता है तो हम सी से फेच करके लाएंगे। ठीक है, और फिर से वो बात याद करो, फेलियर ट्रांसपेरेंसी में मैंने जो बताया था कि अगर ये सिस्टम फेल होता है तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा, बस सी से डेटा को फेच करके लाने में टाइम लगेगा। तो यूजर को ऐसा लगेगा कि सिस्टम थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, पर उनको कभी पता चलेगा ही नहीं कि सिस्टम फेल हुआ था। ठीक है, तो आई गेस रिडंडेंसी, हार्डवेयर ही तुम डुप्लीकेट कर दो, और डेटा ही तुम रेप्लिकेशन की तुम डेटा ही रेप्लिकेट कर दो। तो आई गेस ये दोनों तो बहुत फंडामेंटल है और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इन दोनों टेक्निक को या तो तुम हार्डवेयर बढ़ा दो या तुम डेटा की मल्टीपल कॉपीज यूज कर लो। ठीक है, इससे हम रिलायबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और याद रखना कि डेटा रेप्लिकेशन, अगर तुम समझ रहे हो कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं 1000 कॉपी बना के रख दूंगा, एक चीज हमेशा याद रखना कि डेटा को तुम जितना रेप्लिकेट करोगे उतनी तुम्हें स्टोरेज भी चाहिए होगी। ठीक है, स्टोरेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं होती, स्टोरेज की भी एक कॉस्ट होती है, स्टोरेज लिमिटेड होती है। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम अनलिमिटेड डेटा को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सिमिलरली हार्डवेयर भी ये नहीं है कि अनलिमिटेड रेप्लिकेट कर देंगे। ठीक है, हार्डवेयर की भी हमारे पास कॉस्ट है, हार्डवेयर को डुप्लीकेट करना तो बहुत महंगा होता है इनफैक्ट। ठीक है, तुम सब जानते होगे। और डेटा को रेप्लिकेशन करने की कॉस्ट हमारे पास स्टोरेज में है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज भी लिमिटेड है। समझ गए? समझ गए, चलो। नहीं समझे तो कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो। ठीक है, थर्ड रिलायबिलिटी टेक्निक हमारे पास है लॉगिंग। देखो, लॉगिंग मतलब यही है, सिंपल सा काम है कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्रांजेक्शन आई, ठीक है, मान लो हमारे पास आ, हाँ, मान लो हमारे पास एक डेटा है, इसमें ए की वैल्यू है 50। ठीक है, ए की वैल्यू 50 है और यूजर बोल रहा है कि इस 50 को अपडेट करके यहाँ पे 70 कर दो। ठीक है, सिंपल सा एक ट्रांजेक्शन है कि ए की वैल्यू, मान लो ये अकाउंट बैलेंस है एक यूजर का, उसने इसमें 20 रुपये ऐड करे तो वो 50 से 70 हो गया। ठीक है, इतने ही बैलेंस होता है स्टूडेंट्स के अकाउंट में अगर स्कॉलरशिप नहीं आ रही तो। तो लॉगिंग में इतना, एक सिंपल सी बात बोलता है लॉगिंग कि अगर जब भी तुम कुछ अपडेट कर रहे हो या डेटा को चेंज कर रहे हो, तो डेटा को चेंज करने से पहले एक लॉग फाइल मेंटेन करो और उसमें सब कुछ लिखते चलो अपडेट करने से पहले। इसी को हम बोलते हैं राइट अहेड लॉगिंग। ठीक है, कोई भी कोई भी अगर तुम्हारे पास वो है ट्रांजैक्शन, अगर तुम कोई डेटा अपडेट कर रहे हो, कुछ कमिट कर रहे हो, तो कमिट करने से पहले एक लॉग फाइल में लिख दो कि ए पहले 50 था और मैं इसको 70 कर रहा हूँ, इसके बाद इसको 70 करो और फिर यूजर को दिखाओ।
इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि तुमने कब कौन से डेटा को चेंज करा है। तो आगे जाके अगर कभी सिस्टम फेल होता है तो तुम इस लॉग फाइल को पढ़ के सिस्टम को रिकवर कर सको। ठीक है, यही आइडिया हमारे पास होता है लॉगिंग का। ये जो लॉग बनता है लॉगिंग से, जो द लॉग लेट द आर एम मतलब क्या है, रिकवरी मैनेजर अंडू और रीडू एनी ऑपरेशन आफ्टर अ क्रैश। क्योंकि तुम्हारे पास पूरा एक फाइल में लिखा रहता है कि हमने कब कौन सा ऑपरेशन करा है, तो वो उस टाइम स्टैम्प पे जाके कभी भी देख सकता है कि अच्छा सिस्टम अभी क्रैश हुआ था, अच्छा ये ऑपरेशन चल रहा था, अच्छा ये ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, तो चलो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, फिर से पुरानी वैल्यू पे चला जाता हूँ। ये आइडिया है हमारे पास लॉगिंग का। ठीक है, ये हमारे पास लॉग रिकॉर्ड का फॉर्मेट है, जो इतना कुछ जरूरी हमारे पास है नहीं, तो इसको आराम से स्किप कर सकते हो वरना देख लो एक बार। ठीक है, फिर हमारे पास राइट अहेड लॉगिंग WL, याद रखना राइट अहेड लॉगिंग तुमने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, राइट अहेड लॉगिंग के हमारे पास दो वेरिएंट्स होते हैं, एक है अंडू लॉग और एक है रीडू लॉग। ठीक है, देखो ये दोनों में तुमको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में कभी पूछे तो तुम कुछ लिख सको। ठीक है, इतना तुमको याद रहे। तो यहाँ पे देखो फॉर करेक्टनेस, अब करेक्टनेस भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 5 + 6 कहाँ से 11 आना चाहिए, उसको हम करेक्ट बोलते हैं। तो करेक्टनेस के लिए जो रिकवरी मैनेजर है वो दो रूल्स का यूज करता है, और वो एक रूल है WL राइट अहेड लॉगिंग रूल, और एक है फॉर सेट कमिट रूल। ठीक है, तो देखो आइडिया दोनों में सेम है। आइडिया वही है जो लॉगिंग में था कि जब भी तुम कुछ अपडेट करो उससे पहले एक लॉग फाइल में जाके उसको लिख दो। ठीक है, बात इतनी सी ही है। अब मान लो सबसे पहले अगर तुम ये पढ़ने जाओगे तो तुमको यहाँ दिखेगा बिफोर अ डर्टी पेज, डर्टी डेटा पेज। तो ये डर्टी डेटा पेज होता क्या है या डर्टी पेज क्या होता है? ये टर्म पता है तुमने पहले भी सुने होगे, अगर डर्टी बिट तुमने सुनी है कभी OS में या COA में, तब डर्टी बिट का मतलब था अपडेशन बिट। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मान लो तुम एक गूगल डॉक्स पे या एक वर्ड फाइल पे काम कर रहे हो और तुमने वर्ड फाइल को अपडेट करा। ठीक है, तो वो अपडेट फाइल जो है तुम्हारे वर्ड पे अभी के लिए तुम्हारे रैम में स्टोर हो गई, मतलब तुम्हें ऑन स्क्रीन दिख रहा है जो तुमने चेंज करा। पर जब तक तुम कंट्रोल S नहीं करोगे, जब तक वो तुम्हारी फाइनल मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में जाके सेव नहीं होगी, तो ऐसा पेज जो हम चेंज कर चुके हैं, मतलब रैम में हमारे पास वो चेंज हो चुका है पर हार्ड डिस्क में परमानेंटली वो चेंज नहीं हुआ है, ऐसे पेज को हम बोलते हैं डर्टी डेटा पेज। ठीक है, समझ गए? तो WL बोलता है कि ये जो डर्टी पेज है इसको डिस्क में यानी कंट्रोल S करने से पहले तुमने जो भी चेंजेस करे हैं उसको एक लॉग फाइल में लिख दो, और उस लॉग फाइल को पहले कंट्रोल S करके स्टोर कर दो। ठीक है, यानी इस पे कंट्रोल S करने से पहले जो लॉग फाइल है उस पे कंट्रोल S कर दो, ताकि अगर कोई भी बाद में दिक्कत होती है, अगर मान लो तुम्हारा ये सेव करने से पहले लाइट चली जाए या सिस्टम बंद हो जाए, तो इसमें से हम चेंजेस देख के इस यहाँ पर अंडू कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं WAL रूल। ये रूल किस लिए होता है? अंडू के लिए। दूसरा हमारे पास है फोर सेट कमिट रूल, ये हमारे पास होता है रीडू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने कंट्रोल एस किया नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी ये वही बात बोल रहे हैं, बिफोर अ ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू कमिट, कि कंट्रोल एस करने से पहले जो भी इसके लॉग रिकॉर्ड है उनको पहले स्टेबल स्टोरेज पे सेव कर दो। ये गारंटी करता है कि तुम रीडू हमेशा कर सकते हो एक क्रैश के बाद। देखो दोनों का आइडिया बिल्कुल मैं वापस बता रहा हूँ, वही आइडिया है कि इसको कंट्रोल सेव करने से पहले इस पे कंट्रोल सेव करना है, और WL रूल यूज होता है अंडू के लिए, और फोर सेट कमिट रूल यूज होता है रीडू के लिए। अगर तुम्हें ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो बस इतना याद रखो कि WL रूल को हम यूज करते हैं अंडू के लिए और फोर्स को रीडू के लिए। ठीक है, WL में हम स्टोर करते हैं बिफोर इमेजेस और इसमें हम स्टोर करते हैं आफ्टर इमेजेस। ठीक है, बस इतना तुमको समझने की जरूरत है यहाँ पे WL के दो वेरिएंट्स में। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे दो चीजें और है, एक है बफर मैनेजर पॉलिसीज, और फिर बफर मैनेजर पॉलिसीज में हमारे पास चार ऑर्थोगोनल मतलब दो ऑर्थोगोनल एक्सिस है। एक है या तो फोर्स और नो फोर्स, और एक है स्टील और नो स्टील। ठीक है, तो देखो फोर्स मतलब क्या है? फोर्स मतलब है कि तुम्हारे जितने भी डर्टी पेजेस है TK आर फ्लश टू द डिस्क एट कमिट। ठीक है, फोर्स का मतलब है कि जब भी तुम कमिट कर रहे हो, जब भी तुमने मतलब मैंने तुमको बताया था तुम्हारे पास दो फाइल है, एक है लॉग फाइल और एक गूगल डॉक्स की फाइल जिस पे तुम काम कर रहे हो। ठीक है, तो फोर्स तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है कि जैसे ही तुमने इस वाली फाइल पे चेंज करके कंट्रोल एस किया, लॉग वाली फाइल भी अपने आप कंट्रोल एस होके सेव हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फोर्स। और नो फोर्स का वही मतलब है कि अगर तुमने इसको कंट्रोल एस किया तो ये हो भी सकता है कि सेव हो या ना हो। ठीक है, पेज में रिमेन डर्टी,
इन कैसे आफ्टर कमिट कि तुमने कमिट भी कर दिया, तुमने यूजर को बता दिया कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर तुमने इस वाले को कंट्रोलेस नहीं किया। इसको हम बोलते हैं नो फोर्स, ठीक है। और स्टील का मतलब क्या है? स्टील का मतलब है कि डर्टी पेज में बी फ्लश्ड बिफोर इट्स कम्युनिकेशन कमिट्स। कि मतलब स्टील का मतलब है कि जो तुम्हारा गूगल डॉक्स का पेज है जिस पे तुम काम कर रहे हो, ट्रांजेक्शन खत्म होने से पहले इसने इस पे कंट्रोल एस करके इसको डिस्क में स्टोर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ऐसा समझो कि तुम यूपीआई पेमेंट करने गए, ठीक है। यूपीआई पेमेंट करते हुए तुमने पेमेंट करना स्टार्ट किया, तुमने वहां पे अमाउंट डाला 400 रुपये, ठीक है। और जब तुम यूपीआई पिन एंटर कर रहे थे, तुमने दो या मान लो चार चार डिजिट का यूपीआई पिन होता है, तुमने 3 डिजिट एंटर करी। उतने में ही ये जो 400 बैलेंस था, ये किसी और के अकाउंट में जिसको तुम भेज रहे थे वहां पर ऐड हो गया। पर तुमने तो ट्रांजैक्शन पूरी करी नहीं, फिर भी ऐड हो गया। तो ये जो आइडिया है इसको हम बोल रहे हैं स्टील करना, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर तुम मान लो तुमने ये पेमेंट कंप्लीट करने से पहले इसको अबॉर्ट कर दिया, तुमको रियलाइज हो कि अच्छा मैं तो गलत नंबर पर भेज रहा हूँ, पर यहाँ पर क्या हुआ, तुमने वो कैंसिल कर दी पेमेंट, पर वो 400 ऑलरेडी उसके अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत होती है अनडू करने की। समझ गए? ठीक है। और नो स्टील में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि डर्टी पेजेस स्टे पिन्ड इन द कैशे अनटिल कमिट, और यहाँ पर हमको अनडू करने की नीड नहीं होती। ठीक है। फोर्स का भी वही आइडिया है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर फोर्स तुम कर रहे हो तो तुमको रीडू करने की ज़रूरत है, रीडू करने की ज़रूरत नहीं है। और नो फोर्स स्ट्रेटेजी अगर है तो यहाँ पर तुमको रीडू करने की ज़रूरत है। ठीक है। और अब इसी के कॉम्बिनेशन से तुम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, फोर्स प्लस नो स्टील और फोर्स प्लस स्टील, नो फोर्स प्लस नो स्टील और नो फोर्स प्लस स्टील, ठीक है। और इनके कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन तुम क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं देखूँ नो रीडू और नो अनडू वाला, तो जो फोर्स प्लस नो स्टील वाला कॉम्बिनेशन होगा, फोर्स प्लस नो स्टील वाला, ये सिंपलेस्ट है। यहाँ पे अनडू या रीडू किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है चेक पॉइंटिंग का। तो यहाँ पे तुमको एक 2010 का पीवाईक्यू था, ये एक्सप्लेन चेक पॉइंट एंड कोल्ड रीस्टार्ट। देखो कोल्ड रीस्टार्ट मैंने बोला था, याद रखना। कौन से वाले के लिए होता है ये, कौन से फेलियर के लिए होते हैं? कोल्ड रीस्टार्ट हम करते हैं जब डिस्क फेल हो जाती है, जब हमारे पास डेटा ही करप्ट हो जाता है, तब हम कोल्ड रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अगर मैं चेक पॉइंटिंग का मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो चेक पॉइंट का सिस्टम बहुत सिंपल है। ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कोल्ड रीस्टार्ट है, ठीक है, परफॉर्म्ड आफ्टर अ मीडिया फेलियर, याद रखना ये बात। और वार्म रीस्टार्ट परफॉर्म एट साइट फेलियर, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? रीडू ऑफ इंस्टाग्राम एंड डिस्कार्ड एनी अनकमिटेड, ठीक है। तो चेक पॉइंट का मतलब है कि मान लो एक ट्रांजेक्शन काम कर रही है, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 10 स्टेप करने हैं, ठीक है। और हर एक सेकेंड स्टेप पे तुमने एक चेक पॉइंट बना दिया है कि मान लो 10 स्टेप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 स्टेप तुमको करने हैं। और हर एक सेकंड पॉइंट पे एक चेक पॉइंट है। मतलब जैसे ही तुम सेकंड स्टेप पे पहुंचोगे वो तुम्हारा एक काइंड ऑफ कमिट हो जाएगा एट अ टेप या फिर क्लाउड, ठीक है। हाँ, इसके एग्जांपल देखो, ए चेक पॉइंट इज अ सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट एट विच द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस फ्लशेस ऑल द dirty buffer pages to disk and write a checkpoint record to the log, ठीक है। मान लो तुम 7 स्टेप पे थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे जाके सिस्टम तुम्हारे पास फेल हो गया। और तुम्हारे चेक पॉइंट क्या है? हर दूसरा स्टेप, यानी कि एक, एक, दो, ये वाला, और ये वाला, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये चेक पॉइंटिंग क्या करेगा कि तुम ये हर एक चेक पॉइंट पे तुम्हारा सेव करता जा रहा है काम। तो तुम्हारा काम सेव हुआ था 6 स्टेप तक का, ठीक है। 6 स्टेप पे तुम्हारा काम सेव हुआ था। पर क्या हुआ कि 7 स्टेप तुमने कर दिया और उसके बाद तुम फेल हो गए। तो जो 7 स्टेप वाला है वो तुम्हारा सेव्ड नहीं है। तुमने चेक पॉइंट 6 पे सेव किया था, तो वो वहां से उसको रिलोड करेगा और स्टेप नंबर 6 से काम करना वापस चालू करेगा। हाँ, तो चेक पॉइंटिंग को तुम समझ सकते हो अगर तुमने बचपन में कभी कोई गेम खेली हो जिसमें सेव पॉइंट का सिस्टम होता था। जैसे मैं पॉकेमोन गेम खेलता था, तो उसमें एक चीज होती थी कि तुम गेम को यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो उसमें क्या होता था कि कोई भी मेजर बैटल में जाने से पहले गेम को वहाँ पे हम सेव कर देते थे। और आगे अगर हम कभी भी कोई बैटल हारते थे, तो हम फिर से अपने सेव पॉइंट पे आके वहां से रिज्यूम कर देते थे, ठीक है। तो वो सेम आइडिया यहाँ पे हमारे पास है चेक पॉइंटिंग का। समझ गए? और फिफ्थ टेक्निक जो मैं तुमको बताया था कि 15 नंबर में पूछी गई थी 2023 में, उसका नाम है प्रोसेस पेयर। ठीक है, अब देखो प्रोसेस का मतलब तो सबको पता है और पेयर मतलब भी सबको पता है, यानी पेयर यानी कि दो। दो क्या? दो प्रोसेस, तो दो प्रोसेस।
उसको हम बोलते हैं प्रोसेस पेयर। ठीक है, तो अब हम प्रोसेस पेयर अच्छे से देखने वाले हैं, जिसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कमिट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चलो अभी हम देखने वाले हैं प्रोसेस पेयर। सो प्रोसेस पेयर, ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने बिल्कुल फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम इसको एक बार रीड कर सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देके समझाऊं, तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ट्रांजैक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो एक ट्रांजैक्शन पे काम कर रहा है, और अगर बीच में सर्वर क्रैश हो जाता है, तो आगे क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर सर्वर क्रैश हो गया, तो वहां पे वो जो ट्रांजैक्शन मैनेजर जो काम कर रहा था, वो वहीं पे स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन जो किसी के दिमाग में भी आएगा, वो ये आएगा कि चलो अगर एक सर्वर क्रैश हो गया, तो दूसरा सर्वर ले आओ, वहां पे भी ट्रांजैक्शन मैनेजर होगा, वो आगे काम करेगा। ठीक है, यही जो मोटिवेशन है, यही जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है, यही मोटिवेशन है किसके पीछे? प्रोसेस पेयर के पीछे। ठीक है, प्रोसेस पेयर में हमारे पास दो दो प्रोसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मैनेजर है, जो सारा एक्चुअल में काम करता है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है बैकअप प्रोसेस। ठीक है, ये रहा बैकअप प्रोसेस। तो बैकअप प्रोसेस का काम क्या है कि वो मॉनिटर करता है प्राइमरी प्रोसेस को। ठीक है, ये एक डिफरेंट साइट पे है, ये मॉनिटर करता है प्राइमरी प्रोसेस को। और अगर प्राइमरी प्रोसेस बीच में कहीं पे स्टक हो जाता है, या फिर मान लो सर्वर क्रैश हो जाता है, और प्राइमरी प्रोसेस अगर किसी वजह से अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो तब टेक ओवर करता है हमारा बैकअप प्रोसेस। ठीक है, बस इतना सा आइडिया है। इसी चीज को बोला जाता है प्रोसेस पेयर। ठीक है, पर अब तुम एक बात सोचो, डेफिनेशन इतनी से तुम आराम से लिख दोगे, पर ये क्वेश्चन आया था 15 नंबर का। ठीक है, 15 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन आया था, तो डेफिनेशन से तो नहीं चलेगा, पहली बात। और तुम एक बार यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन था क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास था, डिस्कस वेरियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस पेयर कंसेप्ट एंड कमेंट ऑन हाउ दे में बी यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ फॉल्ट टॉलरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन तुम लिखना स्टार्ट करोगे, ऑफ कोर्स 15 नंबर का है, तो सबसे पहले तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रोसेस पेयर होता क्या है। वो ये डेफिनेशन तुम्हारे पास है और तुम समझ गए हो, तो तुम एक्सप्लेन कर दोगे। इसके बाद इन्होंने पूछी है वेरियस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो प्रोसेस पेयर की 3 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, जो तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 3। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। और तुमको क्या करना है कि पहले डेफिनेशन लिखनी थी, फिर ये 3 इम्प्लीमेंटेशन, और हर एक इम्प्लीमेंटेशन के प्रोज और कॉन्स, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक इम्प्लीमेंटेशन के, क्योंकि 15 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन है, तो तुमको थोड़ा तो लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है लॉक स्टेप प्रोसेस पेयर। ठीक है, देखो इन तीनों इम्प्लीमेंटेशन में आइडिया वही है कि एक प्राइमरी प्रोसेस होगा और एक बैकअप प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो तुम डेफिनेशन भी हटाओ। ठीक है, तुम्हारे पास है एक प्राइमरी प्रोसेस और एक बैकअप प्रोसेस। ठीक है, तुम इन दोनों को साथ में काम कैसे करवा सकते हो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, तो देखो सबसे पहली सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है कि प्राइमरी काम कर रहा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर प्राइमरी अगर फेल हुआ, तो उसके एग्जैक्ट बाद बैकअप अपना काम शुरू कर दे एग्जैक्ट उसी जगह से। ठीक है, अगर ये तुम्हारी मोटिवेशन है, अगर तुम ये चाहते हो इम्प्लीमेंट करना, तो तुम एक काम कर सकते हो कि हम एक काम क्यों नहीं करते, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो सेम काम हमारे पास प्राइमरी भी कर रहा है, और वही सेम काम सेम स्टेप तुम बैकअप से भी करा लो। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जुड़वा भाई नहीं होते जो सारे काम एक साथ करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे प्राइमरी प्रोसेस है, ये अपना काम कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, वही सेम काम बैकअप प्रोसेस पैरेलल में एक साथ उसी के साथ सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर सब ठीक रहा तो वेल एंड गुड, जो प्राइमरी का काम था वो सक्सेसफुल हुआ। पर अगर प्राइमरी बीच में कहीं पे स्टॉप हो गया या सर्वर क्रैश हो गया, तो क्योंकि जो पुराना काम था वो बैकअप ऑलरेडी कर चुका है, तो जब ये उसको रिप्लेस करेगा, ये जो पेंडिंग काम है वहीं से स्टार्ट कर सकता है। समझ रहे हो तुम? मान लो इसको, ये हमारे पास वर्क है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो वर्क है, हम काम करवा रहे हैं प्राइमरी से। ठीक है, प्राइमरी यहाँ पे आके स्टक हो गया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो बैकअप प्रोसेस है वो यहीं से आगे काम करना चालू करे। तो इसके लिए हमको क्या कराना पड़ेगा कि जो बैकअप प्रोसेस है, तुम इसी के साथ पैरेलल में एग्जीक्यूट कर दो कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और जैसे ही प्राइमरी को कुछ होगा, तो जो बैकअप प्रोसेस है वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है जहाँ पे प्राइमरी क्रैश हुआ था, तो वो अपना काम उसके आगे आराम से कंटिन्यू कर सकता है। तुमको कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि बस तुमको जो वेबसाइट जो क्योंकि वो अलग साइट पे है, तो वो वर्क ट्रांसफर होगा, बस उसकी कॉस्ट लगेगी।
पर क्योंकि जो बैकअप प्रोसेस है वो ये काम ऑलरेडी कर चुका है पहले वाला, तो वो जहाँ से क्रैश हुआ है उसके आगे से काम करना कंटिन्यू कर सकता है। ये मोटिवेशन अगर तुम्हें समझ आ रही है तो बस इसी आइडिया को हम बोलते हैं लॉक स्टेप प्रोसेस पेयर। ठीक है, तुमको एनालॉजी याद रखनी है जो मैंने दिया, ट्विन ब्रदर्स यानी कि जुड़वा भाई। लॉक स्टेप का काम क्या है कि प्राइमरी एंड बैकअप एग्जीक्यूट एवरी इंस्ट्रक्शन इन लॉक स्टेप ऑन आइडेंटिकल इनपुट। अगर प्राइमरी फेल होता है तो बैकअप उसको उसी एग्जैक्ट स्टेप से पिकअप कर लेता है क्योंकि पहले का काम वो ऑलरेडी कर चुका होता है। इसका प्रो क्या है कि जीरो डेटा लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा लॉस कुछ है ही नहीं, उसने भी पूरा काम किया और वो पूरा काम कर ही रहा है साथ में। सब सेकंड फेल ओवर। ठीक है, पर इसके ये तो एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है, तुम्हारी जो कॉस्ट है हार्डवेयर की वो डबल हो जाएगी क्योंकि तुमको सेम काम दो सर्वर से करवाना है। ठीक है, एंड डिमांड डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन, यानी तुमको पता होना चाहिए जो पूरा तुम्हारे पास शेड्यूल है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक आइडिया कि हमको प्रोसेस पेयर को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या करा कि भाई तू भी पूरा काम कर, तू भी पूरा काम कर, अगर ये कहीं पे अटका तो वहीं से चालू कर दियो। इसमें हमारे पास डिसएडवांटेज हमने देखी कि हार्डवेयर कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, वो तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास है जो हमने ऊपर चेक पॉइंट की बात करी थी कि जैसे हम गेम को सेव कर लेते थे, मान लो हमारे पास ये पूरा काम है। ठीक है, ये पूरा हमारे पास वर्क लाइन है। तो हमने क्या किया, हमने बीच में 3 चेक पॉइंट बना दिए, 1, 2 और 3। जैसे हम गेम को सेव करते जाते थे तो क्या होगा कि जब प्राइमरी इतना काम खत्म करेगा, जब प्राइमरी इस पॉइंट पे पहुंचेगा पहले चेक पॉइंट पे, तो ये चेक पॉइंट तक जितना भी काम होगा वो हम बैकअप में स्टोर करवा देंगे कि इतना काम हो चुका है, तुमको इसके आगे से कंटिन्यू करना है। ठीक है, मान लो सर्वर क्रैश नहीं हुआ, प्राइमरी वाला अभी भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, यहाँ पे वो सेकंड चेक पॉइंट पे भी पहुंच गया। तो क्या हुआ, जो सेकंड चेक पॉइंट था वो भी बैकअप में जाके अपडेट हो गया। अब वो आगे कंटिन्यू कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, फिर सेकंड चेक पॉइंट के बाद वो आधा काम कर चुका था पर इतने में सर्वर क्रैश हो गया। समझ रहे हो, सर्वर क्रैश हो गया। तो जो बैकअप है, बैकअप के पास लास्ट सेव्ड ऑप्शन कौन सा था, सेकंड चेक पॉइंट वाला। तो जो प्राइमरी प्रोसेस ने काम किया था, ये आधा सेकंड चेक पॉइंट के बाद से जो उसने ये थोड़ा सा काम किया था, थोड़ा नहीं मतलब जो काम किया था वो काम लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि हम चेक पॉइंट पे सेव कर रहे हैं। हम एग्जैक्ट एग्जैक्ट काम जो कर रहे हैं वो स्टोर नहीं कर रहे, हम स्टोर कर रहे हैं कि उसने इस चेक पॉइंट तक कितना काम किया था। तो जब भी जो बैकअप प्रोसेस है जब वो टेक ओवर करेगा तो वो इस चेक पॉइंट से काम स्टार्ट करेगा, ना कि जहाँ से हमने एंड किया था। ठीक है, ये हमारे पास आइडिया है चेक पॉइंट बेस्ड का, जिसको हम बोलते हैं स्टेट मशीन रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें तुम एक डिसएडवांटेज तो आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर डेटा लॉस हो रहा है थोड़ा सा, और जब वो हम उसको वो करेंगे, जब ये ठीक करेगा प्राइमरी वाले को, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसको फिर सेकंड चेक पॉइंट से पूरा काम वापस करना है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज इसका तुमको बहुत ऑब्वियस होगा, पर इसका एडवांटेज क्या है लॉक स्टेप के कंपैरिजन में, कि ये लेस सीपीयू यूज करेगा। ठीक है, बैकअप यूजेस लेस सीपीयू बिटवीन चेक पॉइंट्स। समझ गए। और डिसएडवांटेज मैंने समझा दिया कि सम लॉस ऑफ डेटा एंड टिपिकली मिली सेकेंड्स टू अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास थी सेकंड इम्प्लीमेंटेशन। अब हम देखते हैं एक बार थर्ड इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया। ठीक है, दो इम्प्लीमेंटेशन समझ गए, अब थर्ड। थर्ड हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास काम है। देखो तुमको एनालॉजी याद रखनी है। फर्स्ट का मैंने क्या एग्जांपल दिया, ट्विन ब्रदर्स। सेकंड वाला क्या काम करे, जैसे हम गेम को सेव करते थे बीच में, वही चेक पॉइंट का काम है। और थर्ड वाला है परसिस्टेंट और लॉग बेस्ड पेयर्स। ठीक है, अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं कुछ दूँ तो वो होगा एक सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा क्या होता है कि उसके हर एक काम को रिकॉर्ड करता है। देखो पहला स्टेप क्या कर रहा था कि हर जो काम हो रहा है वो सेम काम को रिपीट कर रहा था। पर थर्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या करता है कि जो भी काम होगा वो उसको एक लॉग फाइल में स्टोर कर रहा है। मान लो ये काम है, इसमें 10 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, 10 इंस्ट्रक्शन इसको एग्जीक्यूट करने हैं प्राइमरी प्रोसेस को। तो ये क्या कर रहा है कि इंस्ट्रक्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करने से पहले वो जो भी काम करेगा उसको एक लॉग फाइल में सेव करता जाएगा। ठीक है, जैसे सीसीटीवी में जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास रिकॉर्ड होती रहती है। ठीक है, तो बैकअप को कुछ नहीं करना, अगर वो सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उसको ये लॉग फाइल पढ़नी है और पूरा काम जो है उसको स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करना है बस। ये जो आइडिया है इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट। ठीक है, तुम एक बार यहाँ पे रीड कर सकते हो कि प्राइमरी राइट एवरी पेज स्टेट चेंज टू अ शेयर्ड persistent log that the backup reads on failover the backup replace from the log। ठीक है, अब इसका एक प्रो है
कि जो बैकअप होगा वो हमेशा अप टू डेट होगा, क्योंकि लॉग में हम सब कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लॉग बिकम्स अ हॉटस्पॉट। ये जो लॉग फाइल है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर तुम्हारे पास जो प्राइमरी क्रैश होता है तो फिर से पूरा जो है तुमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फेल ओवर इन्वॉल्व्स लॉग रिप्ले। लॉग रिप्ले का मतलब है कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से वो पूरा प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, तो ये हमारे पास था प्रोसेस पेयर। और प्रोसेस पेयर की 3 इम्प्लीमेंटेशन। पहला है लॉग स्टेप, पूरा काम साथ में करेंगे, जहाँ पे भी क्रैश होगा वो उसके आगे से रिज्यूम कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे डबल हार्डवेयर कॉस्ट तुमको लग रही है। चेक पॉइंट पे जैसे हम गेम को सेव करते थे, ठीक है, लास्ट चेक पॉइंट से काम पे स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा डेटा बीच में लॉस हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और परसिस्टेंट में तो टाइम लगेगा ही अगर फेलियर अकर हो रहा है, क्योंकि इसमें ये वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, पर इसमें डेटा लॉस कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास है वाई प्रोसेस पेयर हेल्प्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, जो इस क्वेश्चन का ही पार्ट था कि ये जो प्रोसेस पेयर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस को कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये हेल्प करते हैं बनाने में एक सिंगल साइट क्रैश टॉलरेटिंग सिस्टम, कि अगर एक सिंगल साइट क्रैश हो रही है तो ये उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि वही बात है जो फेलियर ट्रांसपेरेंसी वाली मैंने बात कही थी, कि अगर ये ट्रांसपेरेंटली सब तुम्हें दिख रहा होगा, फेलियर ट्रांसपेरेंसी में अगर सिस्टम फेल होता है तो यूजर को पता चलता ही नहीं है कि सिस्टम फेल हुआ है, यूजर को लगता है कि सिस्टम स्लो हो गया है। वही है ये ब्रीफ डिले का मतलब, क्योंकि वो दूसरी साइड से डेटा फेच कर रहे हैं। सेम इन सब में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में तो खैर यूजर को इतना पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसी स्टेप से रिज्यूम हो रहा है। सेकंड और थर्ड में तुमको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सिस्टम स्लो हो गया है, पर उनको ये पता नहीं चलेगा कि सिस्टम फेल हुआ था। ठीक है, सेकंड है रिड्यूसेस द विंडो इन विच ट्रांजैक्शन मैनेजर कैन लूज ट्रैक ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो या इनकी हेल्प से जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है वो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन होती है उनकी एक्सेस को लूज नहीं करता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट तुम्हारे पास है कि कंबाइन विद रेप्लिकेशन कैन कीप बोथ द प्रोसेसिंग एंड डेटा अलाइव ऑन पार्सल फेलियर। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या, प्रोसेस पेयर। तो प्रोसेस पेयर में तुमको याद क्या रखना है, ये डेफिनेशन, ये 3 इम्प्लीमेंटेशन है। ट्विन ब्रदर, गेम को सेव करना और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। ठीक है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अगर तुमको याद रहेगा तो तुम समझ जाओगे कि परसिस्टेंट में क्या होता है, कि अगर कहीं पे कुछ एरर हुआ तो तुम रिकॉर्डिंग को वापस स्टार्टिंग से प्ले करके देख सकते हो कि कहाँ पे एरर हुआ, क्या एरर हुआ और आगे क्या करना है। ठीक है, ओके, तो अब हम फाइनली इस पे पहुंच चुके हैं कमिट पे। ठीक है, हमने रिलायबिलिटी पढ़ ली, हमने टाइप्स ऑफ फेलियर पढ़ लिए, और हमने रिलायबिलिटी टेक्निक्स पढ़ ली। ऊपर जो 5 हमने अभी कवर किए वो थे रिलायबिलिटी टेक्निक्स। ठीक है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कमिट प्रोटोकॉल्स पे। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई डू वी नीड कमिट प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 बार आ रखा है, 2025 में भी पूछा गया था और 24 में भी पूछा गया। ठीक है, कि कमिट प्रोटोकॉल की नीड क्या है, वो नेसेसरी क्यों है। तो तुमको एक बात समझनी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में क्योंकि मल्टीपल साइट इन्वॉल्व होती है, तो अगर उनके बीच में कोई ऐसा कोऑर्डिनेटिंग प्रोटोकॉल नहीं है तो 4 सिचुएशन अकर हो सकती है, और चारों तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ठीक है, हो सकता है कि साइट ए जो है उसने कमिट कर दिया अपना पार्ट, पर साइट बी ने करने से मना कर दिया, तो यहाँ पे एटोमिसिटी वायलेट हो जाएगी, जो डेटा है हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि सारी साइट ने कमिट कर दिया पर यूजर को तुमने बता दिया कि वो फेल हो गई है ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क स्पेस वेस्ट होगा और रॉन्ग यूआई स्टेट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि सारी साइट ने ट्रांजेक्शन करने से मना कर दिया, पर तुमने यूजर को बोल दिया कि सक्सेस हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ तुम्हारे पास है कि साइट कैन नॉट एग्री बिकॉज ऑफ अ स्लो और फेल्ड स्टेट। तो इसका तुम्हारे पास ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग, और ये तुम अच्छे से समझने वाले हो टू फेज कमिट में, क्योंकि टू फेज कमिट जिसको हम टू पीसी बोलते हैं उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी कोऑर्डिनेटिंग प्रोटोकॉल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, तो ये 4 कंडीशन अकर हो सकती है, और ये चारों कंडीशन अकर ना हो, इसी को प्रिवेंट करने के लिए तुम नीचे पढ़ोगे अ कमिट प्रोटोकॉल इज अ एग्रीड मैसेज सीक्वेंस दैट प्रिवेंट 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 को तो वो प्रिवेंट कर देंगे, एंड अंडर द राइट कंडीशन, ये कंडीशन और एजम्पशन क्या है वो मैं तुमको बताऊंगा। अंडर द राइट कंडीशन हो सकता है कुछ ऐसा प्रोटोकॉल हो जो फोर्थ वाली को भी मतलब प्रिवेंट कर दे, पर जनरली जो है वो टू पीसी ऐसा नहीं कर पाता।
और तुम यहाँ पे देखोगे तो सबसे क्लासिकल और स्टिल डोमिनेंट प्रोटोकॉल हमारे पास है 2PC, टू फेज कमिट। इसीलिए तुम देखोगे तो 2025 के पेपर में भाई कम से कम 20-25 नंबर का सिर्फ यही था, सिर्फ 2PC। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वाले सेक्शन को अच्छे से देखना। ठीक है, तो फाइनली अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना 2 फेज कमिट 2PC प्रोटोकॉल। ओके, तो सबसे पहले तुम लोगों को समझने हैं रूल। ये जो 2 फेज कमिट है, एक तो इसमें 2 फेजेस होंगे, तुमको नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, 2 फेजेस। उससे पहले तुम एक बार रोल समझ लो कि इसमें जो भी साइट पार्टिसिपेंट कर रही है, तो एक को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर और बाकी सारे हमारे पास होते हैं पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटर जनरली वो साइट होती है जहाँ से ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट हुई है, जहाँ से हमने क्वेरी को भेजा है इनपुट में, और वही इस प्रोटोकॉल को रन करता है। पूरे 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल को रन कौन करता है? कोऑर्डिनेटर। और बाकी सारी साइट से मेरा क्या मतलब है? वो सारी साइट जिन पे या तो हमने रेप्लिकेटेड डेटा स्टोर किया हुआ है, और क्योंकि हमने वहाँ पे डेटा स्टोर किया हुआ है तो वहाँ पे डेटा अपडेट भी होगा अगर कोई ट्रांजैक्शन रन होगी तो ऐसी सारी साइट जहाँ पे डेटा होल्ड करती है या मॉडिफाई करती है उन ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांजैक्शन, उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट। ठीक है, और कोऑर्डिनेटर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, पर पार्टिसिपेंट हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि हम डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, राइट? इसलिए ठीक है। ओके, तो 2 फेजेस, क्योंकि इसका नाम ही है 2 फेज कमिट 2 फेज कमिट, तो हमारे पास इसमें 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज को हम बोलते हैं वोटिंग फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? वोटिंग होती है, वोट वही है। ठीक है, और नाम से ही क्लियर है। और सेकंड फेज में क्या होता है? सेकंड फेज में डिसीजन होता है। ठीक है, इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे, फिर हो जाएगा ये क्लियर। ओके, 2 फेज याद रखना, पहला वोटिंग और दूसरा डिसीजन। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्गोरिथम दोनों के पर्सपेक्टिव से। पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेटर के पर्सपेक्टिव से, कोऑर्डिनेटर एल्गोरिथम। PYQ 2025 आस्क फॉर बोथ एल्गोरिथम। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेटर के पर्सपेक्टिव से, फिर देखेंगे पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला ये जो तुम्हें बॉक्स दिख रहा है, ये है 2PC का कोऑर्डिनेटर एल्गोरिथम। तो मैं तुमको पहले पूरा फ्लो समझा देता हूँ क्या होता है। हमारे पास मान लो 4 साइट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 साइट है, ये पार्टिसिपेंट है हमारे पास। 4 हमारे पास पार्टिसिपेंट है और एक हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, ये बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर है, बॉस है ये हमारा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो वो सबसे पहला फेज होता है हमारे पास वोटिंग, जो हम देख चुके हैं। वोटिंग में तुम्हें नाम से क्लियर होगा क्या करेंगे, ये सारे वोट करेंगे। किस पे वोट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेटर है, ये जाके इन सारी साइट को एक मैसेज भेजेगा प्रिपेयर का। ठीक है, ये पूछेगा प्रिपेयर, और वैसे तो एक क्वेश्चन होता है तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैसेज भेजेगा प्रिपेयर का हर एक साइट को। इसने, हमारे पास अभी 4 पार्टिसिपेंट है, तो इसने ये 4 पार्टिसिपेंट को मैसेज भेजा कि क्या तुम प्रिपेयर हो कमिट करने के लिए, यस और नो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन भेजेगा, इसका हर एक साइट को एक रिस्पॉन्स भेजना होता है, जो या तो यस हो सकता है, या तो यस या फिर नो। ठीक है, अब देखो, अगर वो कमिट करने के लिए रेडी है, अगर पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो यस भेजेगा। पर अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत हो गई और जिस वजह से वो जो है उसको कमिट नहीं कर पा रहा है, तो वो नो भेजता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास 4 सिस्टम है, अगर चारों ने उसको यस भेजा, ठीक है, अगर चारों ने उसको यस भेज दिया, किसको? कोऑर्डिनेटर को, ये सारे इसको एक वापस रिस्पॉन्स भेजेंगे, जिसमें अगर चारों ने यस भेजा, तो हम मूव करते हैं सेकंड फेज में, जो होता है डिसीजन। इफ ऑल पार्टिसिपेंट रिप्लाइड यस विद इन टाइम आउट, ठीक है, तो फिर ये बोलता है हम डिसीजन फेज में अब स्विच कर चुके हैं। अगर सबने यस भेजा, तो ये बोलता है, तो ये वापस एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कमिट, कि अब तुम इसको कमिट कर सकते हो या कमिट कर दो। और अगर किसी एक ने भी नो भेज दिया, तो वो पूरी ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर देता है, यानी कैंसिल कर देता है। ठीक है, देखो तुम, एक तो सबसे पहली बात, ये जो प्रोटोकॉल है तुम इसका मतलब समझो। कमिट प्रोटोकॉल हमारे पास इसलिए है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, तो या तो वो हर एक साइट पे हो, ठीक है, या तो अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं डेटा में, तो या तो वो हर एक कॉपी में चेंज होना चाहिए या किसी भी कॉपी में चेंज नहीं होना चाहिए। ये पहले तुमको समझना है। अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, वापस सुनो, अगर डेटा में हम कोई चेंज कर रहे हैं, तो वो डेटा जहाँ जहाँ कॉपी है, हर एक साइट पे वो डेटा चेंज होना चाहिए, वरना डेटा इंटीग्रिटी हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। यही चीज इंश्योर करता है कौन? हमारा ये 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मैंने जैसे तुमको बताया, इसमें 2 फेज है, पहला वोटिंग और दूसरा डिसीजन।
सबसे पहले ये जो हमारे पास कंट्रोलर है या कोऑर्डिनेटर है, ये हर एक को मैसेज भेजता है कि क्या तुम प्रिपेयर हो कमिट करने के लिए, क्या तुम इसको कमिट कर सकते हो। अगर सबने यस आया तो फिर ये उनको वापस एक ऑर्डर भेजता है कि कमिट कर दो। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन है। दूसरे वाला ऑर्डर है कि यू हैव टू कमिट, क्योंकि तुमने यस वोट करा है तो अब तुमको कमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर किसी एक ने भी नो भेज दिया तो ये बाकी सबको ऑर्डर करता है कि क्योंकि एक हमारे पास जो है वो कमिट नहीं कर पा रहा है, अब तुम सबको अबॉर्ट करना पड़ेगा ये पूरा ट्रांजेक्शन। ठीक है, मेन प्रिंसिपल यही है कि अगर चेंज होगा तो सब में होगा, और अगर कोई एक भी ऐसी साइट है जो चेंज नहीं कर पा रही है तो कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमने लिखा क्या हुआ है। हम्म, ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेटिंग प्रोटोकॉल, कोऑर्डिनेटर एल्गोरिथम। फेज वन में है वोटिंग। इसने एक प्रिपेयर मैसेज भेजा। नहीं, सबसे पहले इसने ये जो प्रिपेयर है, देखो फिर से वही बात कि कोई भी काम करने से पहले हम एक लॉग फाइल मेंटेन कर रहे हैं, और कोई भी काम करने से पहले हम उसमें सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसने सबसे पहले एक लोकल लॉग में लिख दिया कि मैं ये मैसेज भेजने जा रहा हूँ। इसने ये लिख दिया। फोर्स मतलब है कि फोर्सफुली इसने इसको लॉग को सेव कर दिया। ठीक है, इतना ही मतलब है। तो लॉग में लिखने के बाद इसने हर एक पार्टिसिपेंट को मैसेज भेज दिया कि प्रिपेयर हो या नहीं हो, और साथ में इसने एक टाइम सेट कर दिया कि मान लो मैंने सबसे क्वेश्चन पूछा और मैंने सेट कर लिया 10 मिनट, कि अगर 10 मिनट में सबने मैसेज नहीं किया तो मैं प्लान को कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, समझ गए। तो इसने एक टाइम आउट सेट किया और फिर सबके वोट का या सबके आंसर का वेट करने लगा। तो इसका काम इतना ही था। ठीक है, वोटिंग फेज में यही होता है कि ये प्रिपेयर करके वोटिंग को स्टार्ट करा देता है, उसके बाद ये वेट करता है वोट्स के आने का। सेकंड फेज हमारे पास है डिसीजन फेज। अगर सारे पार्टिसिपेंट रिप्लाई करते हैं यस विद इन द टाइम आउट, मैंने 10 मिनट की लिमिट सेट करी थी, अगर 10 मिनट में सबने यस को वोट कर दिया तो फिर ये लॉग में लिख देता है कि मैं इसको कमिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, लॉग में हमारे पास होगी दूसरी एंट्री कमिट नाम से। ठीक है, दिस इज द कमिट पॉइंट। दिस ट्रांजेक्शन इज नाउ कमिटेड रिगार्डलेस ऑफ एनी फर्दर फ्यूचर फेलियर। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जब इस पॉइंट पर, अगर हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, अगर इस लॉग में जा चुका है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन अब कमिट हो चुकी है, तो इसके बाद भले ही कोई भी फेलियर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगी वो हम आगे समझेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो इसने लॉग में लिख दिया और हर एक पार्टिसिपेंट को मैसेज भेज दिया कमिट का, और जैसे ही सारे इसको कमिट कर देंगे तो सारे पार्टिसिपेंट इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि हाँ हम कमिट कर चुके हैं, और फिर ये लॉग में लिख देता है एंड। ठीक है, कि अब ये ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी है। समझ गए। अब देखो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन अब सक्सेसफुल खत्म हो चुकी है, पर ऊपर दोनों में हमको फोर्सफुली उसको सेव करना पड़ रहा था। ठीक है, अगर किसी पार्टिसिपेंट ने वोट करा है नो, या फिर कोई वोट मिसिंग है क्योंकि टाइम आउट हो गया 10 मिनट से ज़्यादा, और किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा, मतलब किसी एक साइड ने रिस्पॉन्स नहीं भेजा, या फिर किसी ने नो वोट कर दिया, तो हम लॉग में फोर्स करके लिख देंगे कि हम ये प्रोसेस कैंसिल कर रहे हैं, और फिर हम एक कमांड भेजेंगे हर एक पार्टिसिपेंट को कि तुम इसको कैंसिल कर दो, और फिर वो सारे पार्टिसिपेंट जो है एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे सेम। ठीक है, समझ गए। आई गेस बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। कि पहले वो प्रिपेयर मैसेज भेज रहा है वोटिंग स्टार्ट करने के लिए, फिर सारे वोट भेज रहे हैं, अगर सब यस भेजेंगे तो वो कमिट कर देगा, अगर कोई एक भी नो भेजेगा तो वो अबॉर्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास था कोऑर्डिनेटर एल्गोरिथम। अब तुम देखो पार्टिसिपेंट एल्गोरिथम। ठीक है, टू पीसी पार्टिसिपेंट एल्गोरिथम। सबसे पहले ऑन रिसीविंग प्रिपेयर फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, अगर कोऑर्डिनेटर से इनके पास मैसेज आया हर एक पार्टिसिपेंट के पास प्रिपेयर नाम से। ठीक है, अब वो लोकली ये डिसाइड करेंगे कि क्या वो कमिट को, जो ट्रांजेक्शन है वो कमिट कर सकते हैं या नहीं, या सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड है, लॉग स्पेस अवेलेबल है, कोई लोकल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद अगर वो रेडी है, इफ यस, अगर वो रेडी है, वो कमिट कर सकते हैं, तो वो एक तो इसको सबसे पहले लॉग में लिख देंगे कि या आई एम रेडी, द पार्टिसिपेंट इज नाउ इन द रेडी स्टेट एंड कैन नो लॉन्गर यूनिलेटरली अबाउट सेंड यस टू कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे इसने क्या किया पार्टिसिपेंट ने, कि पार्टिसिपेंट ने अपने लॉग में जब यस लिख दिया, इसका मतलब है कि उसने जो उसके पास क्षमता थी उस प्रोसेस को अबॉर्ट कराने की, वो उसने सरेंडर कर दी। एक बार जब लॉग में उसने यस लिख दिया तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब जो डिसीजन लेगा वो कोऑर्डिनेटर लेगा। ठीक है, इस लाइन का यही मतलब है। और अगर वो कुछ वजह से उसको कमिट नहीं कर पा रहा है, तो वो नो नो डिसाइड करता है और अपने अपने लॉग में लिख देता है अबॉर्ट, और कोऑर्डिनेटर को नो भेज देता है। ठीक है, ठीक है।
ऑन रिसीविंग कमिट फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। अब इसने रिस्पॉन्स भेज दिया, अगर इसने रिस्पॉन्स यस भेजा तो इसको, मान लो इसने रिस्पॉन्स भेजा यस, तो फिर कोऑर्डिनेटर इसको एक कमांड भेजेगा कमिट नाम से। अगर बाकी सबका भी यस होगा तो ये कमिट को क्या करेगा, लॉग में लिख देगा, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन को अप्लाई करेगा और फिर उसको वापस एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा कि हाँ मैं ये ट्रांजैक्शन को कमिट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेटर ने इसको अबॉर्ट भेजा तो ये उसको लॉग में लिखेगा। फिर जो भी इसने चेंजेस करे थे ये उनको अंडू कर देगा और फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ मैंने ये ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं किया है, ठीक है। वेल एंड गुड। अब यहाँ से हम एक बार डिटेल में समझते हैं जो 2PC है उसका मैसेज डायग्राम एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि 2024 और 2025 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखो, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास दो पार्टिसिपेंट है P1 P2 और C हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। और ये जो लाइन है, इस लाइन के हमारे पास लेफ्ट साइड में है वोटिंग फेज 1, राइट साइड में है फेज 2 डिसीजन, ठीक है। सबसे पहले जो कंट्रोलर है उसने मैसेज भेजा दोनों पार्टिसिपेंट को, P1 को P2 को, कि क्या तुम प्रिपेयर हो कमिट करने के लिए। यहाँ से दोनों पार्टिसिपेंट ने रिप्लाई किया यस वी आर रेडी। और जैसे ही ये मैसेज इसके पास पहुंचा कोऑर्डिनेटर के पास, उसने लॉग फाइल में लिख दिया कमिट, ठीक है। और जैसे ही उसने ये कमिट लिख दिया, अब मान लो कि हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है कि देखो फेलियर कभी भी अकर हो सकता है, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब फेलियर होगा या फेलियर नहीं होगा, ठीक है। मान लो इस पूरे जो ये पूरा सिस्टम है इसमें कितनी जगह फेलियर हो सकता है। मान लो पार्टिसिपेंट 1 है, ठीक है। पार्टिसिपेंट 1 ने अगर यहाँ से नो भेजा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर यहाँ पे कमिट की जगह अबॉर्ट आता, ठीक है। मान लो पार्टिसिपेंट 1 है वो यस भेजने से पहले ही क्रैश हो गया, तो यस उसको नहीं मिलेगा, टाइम आउट हो जाएगा और जो कंट्रोलर है इस पूरे प्रोसेस को अबॉर्ट कर देगा, तब भी ये पूरा प्रोसेस हमारे पास सेफ रहेगा, ठीक है। मान लो इसने यस भेज दिया, इसने भी यस भेज दिया। अब यहाँ पे जो है कंट्रोलर डिसाइड कर चुका है कि कमिट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिस्पॉन्स यस आया है, उसने अपने लॉग में लिख दिया है कमिट, ठीक है। फिर उसने कमांड भेजी है इन दोनों को कि नाउ यू हैव टू कमिट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो P1 है वो क्रैश हो जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास वैसे दो कंडीशन है कि या तो उसको कमिट कमांड मिली होगी कंट्रोलर की या नहीं मिली होगी, ठीक है। पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्टिसिपेंट है वो क्रैश हो गया ये कमिट कमांड उस तक पहुंचने से पहले, ठीक है, समझ गए। सेकंड पार्टिसिपेंट तक ये कमिट कमांड पहुंच गई, उसने कमिट करके उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। हम ये अभी मान रहे हैं कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो है उस तक ये कमिट कमांड पहुंचने ही वाली थी, उससे पहले जो पार्टिसिपेंट 1 है उसमें जो साइट जिस साइट में पार्टिसिपेंट 1 है वो क्रैश हो गई, ठीक है। तो आगे इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या होगा, तो देखो, हाँ क्योंकि क्रैश हो चुकी है। अभी P1 के लॉग में क्या होगा, P1 के लॉग में ये होगा कि उसने यस भेजने से पहले उसने अपने लॉग में लिखा था यस कि आई एम रेडी टू कमिट, ठीक है। तो जब भी P1 जो है अगर साइट रिकवर होगी तो वो जाके अपने रिकॉर्ड रीड करेगी कि हाँ मैंने यस लिखा था और मैंने वो उसको भेज दिया था, पर क्योंकि जो कंट्रोलर का जो कमिट कमांड थी वो कमिट कमांड थी वो उस तक कभी पहुंची नहीं, तो उसके लॉग में ये नहीं होगा क्या कि कोऑर्डिनेटर ने कभी हमको कमिट करने बोला था। तो अब ये जो पार्टिसिपेंट P1 है ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको क्या करना है, क्योंकि हो सकता है कोऑर्डिनेटर ने अबॉर्ट बोला हो, पर पार्टिसिपेंट को तो ये पता ही नहीं है, ठीक है। एक ही कंडीशन है और ये एक फेलियर कंडीशन है, इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको याद रखना अभी के लिए। बाकी जहाँ तक ये डायग्राम कंसर्न है आई गेस इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। एक कोऑर्डिनेटर दो पार्टिसिपेंट, ठीक है। इसने दोनों को प्रिपेयर मैसेज भेजा, दोनों ने यस भेजा, फिर इसने कमिट कमांड भेजी और दोनों ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ये हमारे पास एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। ये मैसेज डायग्राम है टू फेज कमिट का फॉर कोऑर्डिनेटर सी एंड टू पार्टिसिपेंट्स P1 एंड P2, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये कोऑर्डिनेटर के लिए और ये पार्टिसिपेंट के लिए, ठीक है। अब पहला डायग्राम देखो, कोऑर्डिनेटर है इनिशियल से स्टार्ट करेगा, ये भेजेगा सेंड प्रिपेयर और फिर वेट करेगा। अगर सारे यस है, ऑल यस है तो ये कमिट कर देगा, एनी नो है तो ये अबॉर्ट कर देगा। सिंपल है, सिंपल है। पार्टिसिपेंट के लिए इनिशियल, इसको प्रिपेयर मैसेज मिला कहाँ से, कोऑर्डिनेटर से, इसने यस भेजा, अगर ये यस भेजेगा तो ये रेडी स्टेट में चला जाएगा और अगर ये सेंड नो करेगा तो ये अबॉर्ट कर देगा, ठीक है। रेडी में गया, आप ये वेट कर रहा है कोऑर्डिनेटर से रिस्पॉन्स आने का। अगर कोऑर्डिनेटर ने इसको कमांड भेजी कि कमिट कर दो तो ये कमिट कर देगा, अगर कोऑर्डिनेटर ने इसको बोला कि नहीं इसको अबॉर्ट कर दो तो ये अबॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सा था हमारे पास क्या, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम।
और ये हमारे पास था मैसेज डायग्राम। दोनों सिंपल से है, दोनों को याद रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये दोनों तुमको बना के आने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब हम मूव कर सकते हैं फेलियर सिनेरियोज पे कि टू फेस कमिट प्रोटोकॉल कब हमारे पास फेल कर सकता है। और ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ रखा है, डायरेक्टली आस्क हाउ टू ओपीसी रिस्पॉन्ड टू पार्टिसिपेंट फेलियर। वी कवर ऑल 4 सिनेरियोज। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे एक केस तो ऊपर डिस्कस किया, अभी हम इधर पूरा स्ट्रक्चर से डिस्कस करते हैं। मान लो पार्टिसिपेंट फेल बिफोर सेंडिंग वोट। ठीक है, तो मान लो उसने वोट ही नहीं भेजा, वो वोट भेजने ही जा रहा था, उससे पहले ही जो पार्टिसिपेंट था वो हमारा फेल हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर को उसका वोट मिला ही नहीं, तो हमने तो टाइम आउट लगा रखा है कि अगर 10 मिनट तक नहीं आया तो। पर क्योंकि साइट क्रैश हो गई है, अगर उसने कुछ भेजा ही नहीं टाइम आउट से पहले, तो कोऑर्डिनेटर एज्यूम करेगा नो है और वो पूरे ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हेन पार्टिसिपेंट रिकवर, क्योंकि अगर क्रैश हुआ है तो हो सकता है वो इन फ्यूचर रिकवर हो। ठीक है, तो वो रिकवर होगा तो वो अपना लॉग चेक करेगा, उसको अपना लॉग चेक करेगा और उसको अपना लॉग मिलेगा खाली, क्योंकि उसने अपने लॉग में रेडी लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो रिकॉर्ड इन इट्स लॉग देयर इज नो रेडी रिकॉर्ड इन इट्स लॉग, तो इसको पता है कि कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है तो ये अवॉइड कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास थी पहली कंडीशन कि अगर पार्टिसिपेंट वोट भेजने से पहले ही ही क्रैश हो जा रहा है, तो जो टू फेज कमिट प्रोटोकॉल है वो इसको हैंडल कर लेता है। कैसे करता है? टाइम आउट से, ताकि जो कोऑर्डिनेटर है अगर उसको इसका वोट नहीं मिलता तो वो सिंपली अबॉर्ट कर देगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट फेल बिफोर सेंडिंग यस बट बिफोर रिसीविंग डिसीजन। ये बात है जो मैंने ऊपर डिस्कस करी थी कि उसने यस तो भेज दिया पर डिसीजन मिलने से पहले ही वो ब्लॉक हो गया। अब दिस इज अ डेंजरस केस, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर समझाया कि इसने यस भेज दिया पर ये मैसेज उस तक कभी पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो जब वो अपना लॉग खोल के चेक करेगा तो उसको ये दिखेगा कि हाँ मैंने यस भेज दिया था, पर उसको उसके आगे कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि कोऑर्डिनेटर ने कमिट भेजा या अबॉर्ट भेजा। तो अब यहाँ पे जो P1 है वो अपने आप से डिसाइड कर ही नहीं सकता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, इसको अगर तुम रीड करोगे, पार्टिसिपेंट रेडी स्टेट में था जब वो मर गया या फिर जब सर्वर क्रैश हो गया। ऑन रिकवरी जब वो अपना लॉग चेक करेगा तो उसको मिलेगा कि वो रेडी था। ठीक है, उसने वोट यस कर दिया था बट उसको फाइनल डिसीजन पता ही नहीं है। उसको कोऑर्डिनेटर से फिर से पूछना पड़ेगा कि डिसीजन क्या था। द कोऑपरेटिव टर्मिनेशन प्रोटोकॉल, अंटिल देन वो सब कुछ होल्ड करता है और उसको रिलीज नहीं कर सकता। दिस इज द सोर्स ऑफ द ब्लॉकिंग क्रिटिसिज्म ऑफ 2PC, यानी इसको हम बोलते हैं कंडीशन को ब्लॉकिंग। ठीक है, ऐसी ब्लॉकिंग कंडीशन तुम आगे एक और देखोगे। अच्छा, आगे वही है कोऑर्डिनेटर फेल्स। हम्म, ठीक है, अभी के लिए तुमको क्या याद रखना है कि अगर पार्टिसिपेंट वोट भेजने से पहले फेल हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेफली अवॉइड कर सकता है। पर एक बार जब उसने यस भेज दिया तो हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्टिसिपेंट के पास वो अपनी पूरी पावर सरेंडर कर देता है। अगर उसने यस भेज दिया तो वो अबॉर्ट करने का डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। ठीक है, अब एक हमारे पास सिचुएशन है, अभी हम बात कर रहे थे, मान लो पार्टिसिपेंट फेल हो गया, पर हम एक चीज यहाँ पे भूल गए थे कि भाई कोऑर्डिनेटर भी तो फेल हो सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर के फेल होने के हमारे पास 3 स्टेज है जहाँ पे कोऑर्डिनेटर फेल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज है कि बिफोर राइटिंग कमिट अबॉर्ट टू इट्स लॉग, कि कोऑर्डिनेटर ने अपने लॉग में कमिट या फिर अबॉर्ट कुछ भी नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है कि उसने अब तक डिसाइड करा ही नहीं था कि सारे यस आए हैं या फिर किसी ने नो करा, यानी उसने सारे वोट देखे ही नहीं थे। तो जब कोऑर्डिनेटर रिकवर होगा तो वो अपने लॉग में देखेगा कि उसने बस प्रिपेयर भेजा था, तो ये सबको सेफली बोल सकता है कि हाँ मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था और मैं क्रैश हो गया था, तो अभी के लिए तुम इसको अवॉइड कर दो, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने अपने लॉग में लिख दिया कमिट या फिर अबॉर्ट, ठीक है, तो जब वो रिकवर होगा फिर वो अपना लॉग पढ़ेगा जाके, उसको उसमें मिलेगा या तो कमिट या फिर अबॉर्ट। और जो कंडीशन होगी, the coordinator read the decision from its log on recovery और resend to anyone who has not yet sent the acknowledgement। समझे? मतलब क्या है कि आफ्टर राइटिंग कमिट और अबॉर्ट लिखने का मतलब है कि जब इसने एक बार लॉग में लिख दिया फिर इसने सारे पार्टिसिपेंट को मैसेज भेजा होगा। मान लो हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट है, ठीक है, तो इसने 2 को तो भेज दिया कि हाँ कमिट कर दो, पर बाकी 2 को नहीं भेजा कमिट करने के लिए। ठीक है, तो जब ये रिकवर होगा ये चेक करेगा कि पहले अपना लॉग चेक करेगा, लॉग में इसको दिखेगा कि हाँ मैंने सबको बोल दिया था कमिट करने के लिए, तो ये चेक करेगा एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि मैंने बताया था कि कमिट होने के बाद
सारे पार्टिसिपेंट एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। तो P1 और P2 तो एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे, पर उसको P3 और P4 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास तक कभी कमिट मैसेज पहुंचा ही नहीं था। तो फिर इसको पता चल जाएगा कि P3 और P4 तक मैसेज नहीं गया है, तो ये उन दोनों को फिर से एक कॉन्टैक्ट भेजेगा, पार्टिसिपेंट स्टक इन द रेडी स्टेट, द रिकवरिंग कोऑर्डिनेटर एंड लर्न द डिसीजन। ठीक है, तो ये उनको फिर से भेजेगा कि हाँ मैंने कमिट डिसाइड किया था, तो अब तुम लोग भी कमिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे दिक्कत है, ड्यूरिंग रिकवरी द पार्टिसिपेंट्स आर ब्लॉक्ड। इसकी ये बात समझो, एक पार्टिसिपेंट रेडी स्टेज में है, और मैंने तुमको बताया रेडी स्टेज का मतलब है कि वो ऑलरेडी यस वोट कर चुका है। ठीक है, अगर एक हमारे पास एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जो यस वोट कर चुका है, तो वो कैन नॉट रिलीज लॉक अंटिल इट हियर्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। यस वोट करने के बाद वो अपनी ट्रांजैक्शन को खुद से कैंसिल नहीं कर सकता, जब तक उसको कोऑर्डिनेटर का डिसीजन नहीं पता। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेटर फेल हो चुका है, तो उसके रिकवर होने में हो सकता है टाइम लगे। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेटर इज डाउन फॉर आवर्स, द पार्टिसिपेंट इज ब्लॉक्ड फॉर आवर्स। वो आगे कुछ डिसीजन और कुछ काम कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो, इसी को हम बोलते हैं द ब्लॉकिंग प्रॉब्लम ऑफ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेटर फेल हो गया, और वो भी जब पार्टिसिपेंट रेडी स्टेट में थे, यानी यस वोट कर चुके थे, तो जब तक कोऑर्डिनेटर वापस नहीं आएगा तब तक सारे पार्टिसिपेंट ब्लॉक्ड हो चुके हैं, वो और कुछ काम नहीं कर सकते। और इसी को बोला जाता है ब्लॉकिंग प्रॉब्लम ऑफ 2PC। ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2PC का मेन कंसेप्ट यही है कि एक बार जब पार्टिसिपेंट ने यस वोट कर दिया, तो वो सरेंडर हो चुके हैं, वो आगे अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते कुछ भी करने का, उनको कोऑर्डिनेटर की कमांड का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सबसे, भाई साहब सबसे डेंजरस चीज, नेटवर्क पार्टीशन। जिनको याद नहीं है, मैंने अरे यार, इसी वीडियो में नेटवर्क पार्टीशनिंग मैंने पढ़ाया है गेस। मैंने 6 साइट का एग्जांपल लिया था, और उसमें से 2 लिंक हमारी गायब हो गई थी। तो नेटवर्क पार्टीशनिंग में याद करो क्या होता है कि जो हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा नेटवर्क बनते हैं, मान लो ये 2-3 नेटवर्क है, कि आपस में तो बात कर सकते हैं, पर इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। तो ये अंडर वालों से बात कर सकते हैं, पर यहाँ इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आपस में बात नहीं कर पाएंगे, मतलब ये इससे बात नहीं कर पाएगा और ये इससे बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क पार्टीशनिंग। ठीक है, तो नेटवर्क पार्टीशनिंग ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम एक बात समझो, अगर हम यूज़ करें टू फेज कमिट प्रोटोकॉल, और हमारे पास एक नेटवर्क पार्टीशनिंग की प्रॉब्लम हो गई, और जो हमारा पूरा नेटवर्क था वो 2 पार्टीशन में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो इस वाले में है, और हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो इस वाले में है। तो तुम समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर है वो पार्टिसिपेंट से बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो इसने इसको प्रिपेयर का मैसेज भेजा, या फिर मान लो जब इसने प्रिपेयर का मैसेज भेजा, जब यहाँ पे लिंक था, तो इसको प्रिपेयर का मैसेज चला गया। ठीक है, इसको प्रिपेयर का मैसेज किया, और फिर इसने वोट भी कर दिया यस। इसने यस वोट किया। ठीक है, और इसने जैसे ही यस वोट किया, सिस्टम पार्टीशन अकर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही जो कोऑर्डिनेटर है वो कमिट भेजने की कोशिश करेगा, वो इस तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर को पता है कि वो रेडी स्टेट में था, कोऑर्डिनेटर ने कमिट भेजा, पर वो इस तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। एंड इन रिस्पॉन्स जो इसका एक्नॉलेजमेंट था, वो भी कभी इस तक कोऑर्डिनेटर तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर नेटवर्क पार्टीशनिंग अगर होती है, और कोऑर्डिनेटर और पार्टिसिपेंट अलग अलग साइड पे स्टक हो जाते हैं, if the coordinator is on one side and participant on the another, the participant times out। तो वहाँ पे टाइम आउट आ जाएगा, और वो अपने नेबर से पूछेगा, पर उसके नेबर को भी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि उसका नेबर भी तो उसी पार्टीशन में होगा ना। तो वो सारे के सारे टाइम आउट में है, और जब तक नेटवर्क पार्टीशनिंग वापस ठीक नहीं होगी, तब तक जो पूरा प्रोसेस था वो ब्लॉक रहेगा, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेटर हर एक पार्टिसिपेंट से नहीं पूछ लेता, जब तक वो आगे उसको सेफली कमिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे पास था सबसे डेंजरस वाला नेटवर्क पार्टीशनिंग। एंड सबसे डेंजरस वाला है कि अगर ड्यूरिंग रिकवरी पार्टिसिपेंट और ब्लॉक्ड। एंड वन मोर कि पार्टिसिपेंट फेल हो गया आफ्टर सेंडिंग यस। ठीक है, ये तुमको फेलियर सिनेरियोस टॉपिक के याद रखने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फेलियर सिनेरियो डिस्कस करो। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2025 में ही, कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल, जो हमने ऊपर बात की, कि अगर एक पार्टिसिपेंट रेडी है जिसका कोऑर्डिनेटर फेल हो गया है, तो उसके पास ये पावर नहीं है कि वो उसको टर्मिनेट कर सके। ठीक है, क्योंकि वो यस वोट कर चुका है। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेटर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर,
कि अगर कोऑर्डिनेटर ही फेल हो गया तब भी ब्लॉकिंग की जो पूरी सिचुएशन है फिर से वही बन जाती है। तो ये हमारे पास दूसरा डिसएडवांटेज है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर फेल मतलब पूरी ट्रांजैक्शन फेल। ठीक है। थर्ड हमारे पास है हाई मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब तुम समझना कि हमारा हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले ये प्रिपेयर भेजता है। ठीक है। प्रिपेयर के बाद फिर जो पार्टिसिपेंट है वो यस भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद ये भेजेगा कि कमिट कर दो। उसके बाद वो भेजेंगे कि एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। तो हर एक पार्टिसिपेंट के लिए हमको 4 मैसेज भेजने पड़ रहे हैं और एन पार्टिसिपेंट के लिए हमको 4 एन मैसेज भेजने पड़ रहे हैं हर एक ट्रांजेक्शन में। प्रिपेयर, यस, कमिट, एक्नॉलेजमेंट और ईच गो थ्रू ऑल द एन। तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज भेजने पड़ रहे हैं। अगर एन हमारे बहुत ज़्यादा हो गए तो ये जो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें हो सकता है नेटवर्क कंजेशन हो जाए। ठीक है। जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। तो ये भी हमारी एक डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा मैसेज पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है। फोर्थ हमारे पास है फोर्स्ड लॉग राइट सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। ठीक है। एवरी पार्टिसिपेंट मस्ट फोर्स इट रेडी स्टेट एंड इट्स कमिट अबाउट रिकॉर्ड टू स्टेबल स्टोरेज टू फोर्स राइट्स पर पार्टिसिपेंट। ठीक है। तो ये फोर्स वाला मामला हमने देखा था। ये पार्टिसिपेंट में भी है कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसको अपने लॉग में फोर्स कमिट का मतलब है उसको ये सेव करना पड़ रहा है। ठीक है। तो उसको सबसे पहले अगर वो रेडी है तो उसको अगर उसको यस वोट करना है तो उसको पहले ये रेडी को अपने लोकल लॉग में सेव करना पड़ेगा फोर्स करके। ठीक है। और फिर जब वो कमिट करेगा तब भी उसको ये सेव करना पड़ेगा। तो दो उसको फोर्स कमिट करने पड़ रहे हैं हाँ, हर एक पार्टिसिपेंट को। तो ये फोर्थ डिसएडवांटेज है। और फिफ्थ डिसएडवांटेज हाई लेटेंसी वही हो गया राउंड ट्रिप टाइम कि 2 मैसेज डिले प्लस में 2 लॉग फोर्स इक्वल टू 100 ऑफ मिली सेकेंड्स ऑन अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये 5 हमारे पास थे डिसएडवांटेजेस ऑफ अ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। अब एक पॉइंट हम और देख लेते हैं यूनिलेटरल अबॉर्ट कैपेसिटी। ये 2010 में पूछा था वैसे तो पर ये अच्छा क्वेश्चन है फिर से आ सकता है। तो देखो नाम से अगर तुमको समझ में आ रहा होगा यूनिलेटरल का मतलब है मतलब सिर्फ एक साइड से एक तरफा और अबॉर्ट कैपेसिटी का मतलब है या फिर अबॉर्ट कैपेबिलिटी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करने की क्षमता। ठीक है। तो क्वेश्चन 2010 में ये आया था कि एक्सप्लेन करो यूनिलेटरल अबॉर्ट कैपेसिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि एक पार्टिसिपेंट है अगर उसने कोऑर्डिनेटर को यस भेज दिया तो फिर वो सरेंडर कर देता है। उसके पास आगे कोई कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो उसको अपने आप से अबॉर्ट कर सके। ठीक है। आइडिया क्या है कि बिफोर अ पार्टिसिपेंट सेंड यस यानी कि यस भेजने से पहले जब तक वो रेडी स्टेट में मूव नहीं हुआ है जब तक इसके पास अथॉरिटी है कि ये चाहे तो यूनिलेटरली अबॉर्ट कर सकता है नो भेज के। ठीक है। ये सिंपली अबॉर्ट करके नो भेज देगा कि नहीं भाई मैं तो रेडी नहीं हूँ। समझ गए। पर जब इसने यस वोट कर दिया उसके बाद ये डिसीजन आगे नहीं ले सकता जब तक कोऑर्डिनेटर इसको कुछ नहीं बताता। ठीक है। यही हमारे पास होता है यूनिलेटरल अबॉर्ट कैपेसिटी। ठीक है। Yeah, before a participant send yes, it can abort the transaction at any time without asking anyone। खुद से ही डिसीजन ले सकता है बिफोर सेंडिंग यस और इसी को बोला जाता है यूनिलेटरल अबॉर्ट कैपेबिलिटी। अगर इसने एक बार यस भेज दिया या वोट कर दिया तो इसने सरेंडर कर दिया वो कैपेबिलिटी और इसको फिर कोऑर्डिनेटर की बातें माननी ही पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं यूनिलेटरल अबॉर्ट कैपेबिलिटी। ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस। वाइट मैटर्स। ठीक है। इट मीन्स अ पार्टिसिपेंट फेसिंग लोकल ट्रबल। अगर कोई लोकल ट्रबल है साइट पे अगर कोई डेडलॉक हो चुका है या कोई इंटीग्रिटी वायलेशन है तो उसके पास हर एक साइट के पास ये अथॉरिटी है कि वो यस भेजने से पहले पहले पूरी ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकती है। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट मेक्स टोपीसी ट्रैक्टेबल। ओनली द डेंजरस रेडी स्टेट इज नॉन यूनिलेटरल। ठीक है। अगर कोई मत मान लो एक क्वेश्चन में एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टू पीसी को ट्रैक्टेबल बनाती है तो उसका आंसर होगा ये यूनिलेटरल अबॉर्ट कैपेबिलिटी। ठीक है। ओके इतना ही था हमारे पास। फिर तो हम 3 पीसी पे पहुंच चुके हैं 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल जो मैं पार्ट 2 में कवर करने की सोच रहा हूँ। तो हम एक बार रिवीजन लेते हैं पूरा 2 पीसी का या फिर पूरे का रिवीजन ले ले। नहीं 2 पीसी का ही लेते हैं अभी तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरी यूनिट में पूरी यूनिट 4 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हमारे पास है 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल जिसमें मतलब इसको हो सके तो एक और बार देखना और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना या फिर चैट जीपीटी तो आजकल हर एक के पास है कि तुमको ये पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है। कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है
और हमारे पास मल्टीपल साइट है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ये सबसे पहले हर एक को मैसेज भेजेगा प्रिपेयर का। अगर प्रिपेयर है सारे तो ये इसको भेजेगा यस। ठीक है, फिर ये इसको अगर सबने यस भेजा तो ये हर एक को एक कमांड भेजेगा कि कमिट कर दो क्योंकि सारे रेडी है, और फिर ये इसको वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। इतना सिंपल सा हमारा प्रोटोकॉल है। ठीक है, तुमको इसमें याद क्या क्या रखना है कि फेलियर कभी भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, तो फेलियर कंडीशन तुमको एक बार अच्छे से ध्यान रखनी है कि पार्टिसिपेंट भी फेल हो सकता है और कोऑर्डिनेटर भी फेल हो सकता है। देखो, कोऑर्डिनेटर के ना फेल होने के हमारे पास दो सिचुएशन तुम बना सकते हो, या फिर वैसे तो तीन बन सकती है, पर दो याद रखो। या तो इसने लॉग फाइल में कमिट या अबॉर्ट अपना डिसीजन लिख दिया है, उसके बाद ये फेल हुआ है। अगर इसने लॉग फाइल में अपना डिसीजन लिख दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये रिकवर होगा तो ये अपना डिसीजन देख के बाकियों को डिसीजन बता देगा जिनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया होगा। पर अगर ये डिसीजन लिखने से पहले हो गया तो वो सिचुएशन थोड़ी डेंजरस है, और वैसे जब तक ये रिकवर नहीं होगा तो वो पूरा ब्लॉकिंग में तो रहता ही है। ठीक है, तो फेलियर कंडीशन को बहुत अच्छे से याद रखना है, और जो दो एल्गोरिथम हमने डिस्कस करे, क्योंकि ये पूछे हुए हैं 2025 में ही पूछे हुए हैं, 2025 में क्वेश्चन 10 में बोट एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये दोनों एल्गोरिथम जो हमने डिस्कस करे कि फेज 1 का वोटिंग का और फेज 2 का डिसीजन का। खैर, इसमें सबसे पहले यही है कि वो अपने लॉग में लिख देगा, फिर मैसेज भेजेगा, फिर टाइम आउट के लिए वेट करेगा। फेज 2 में क्या है कि दो कंडीशन है, या तो सारे यस करेंगे या किसी एक ने नो कर दिया। अगर सब यस करेंगे तो फिर से लॉग में कमिट लिख दो और सबको कमिट भेज दो, फिर सारे इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे। ठीक है, अगर किसी ने नो भेजा तो अपने लॉग में अबॉर्ट लिख दो, सबको अबॉर्ट भेज दो, और फिर एक्नॉलेजमेंट तो आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, मुश्किल कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल है, बस याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया तो 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का हो सकता है, 2 पीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फिर हमारे पास पार्टिसिपेंट एल्गोरिथम है, और ये दोनों डायग्राम बिल्कुल अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 2 पीसी में अकेले थ्योरी से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तुमको ये मैसेज डायग्राम और ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तो बना के आना ही है, और इसमें कुछ मुश्किल है भी नहीं, सिंपल सा डायग्राम है। अगर तुम पूरा प्रोटोकॉल समझ गए हो तो ये तुम आंख बंद करके बना दोगे, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फिर फेलियर सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए, और सबसे डिफिकल्ट होता है ठीक करने के लिए ये नेटवर्क पार्टीशन। हम बल्कि इसको अगले वीडियो में देखेंगे भी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल, वो भी इस पे कुछ खास असर कर नहीं पा रहा है, और बल्कि आज तक ऐसा कोई प्रोटोकॉल आया ही नहीं है जो इसको ठीक से इफेक्टिवली मैनेज कर सके। ठीक है, इतना डेंजरस है ये नेटवर्क पार्टीशनिंग। ठीक है, और नेटवर्क पार्टीशनिंग से याद आया कि हमने कैप थ्योरम पढ़ी थी, उसको भी याद रखना, इसी लेक्चर में पढ़ी है वैसे तो। कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, ये यही वाला पार्टीशन टॉलरेंस है। ठीक है, और याद रखना कि अगर पार्टीशन टॉलरेंस तुम सिस्टम को बना रहे हो तो वो या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या अवेलेबल हो सकता है, पर दोनों एक साथ ही पॉसिबल नहीं है विद पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है, डिसएडवांटेज हमने देखी, और ये भी याद रखना कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 2 पीसी को ट्रैक्टेबल बनाती है। ठीक है, ये मेरे को पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, बस याद रखना। और इसी के साथ फिर यूनिट 4 का ये पार्ट 1 भी हम यहीं पे एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल से। ठीक है, थैंक यू।